दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। सामने तैर रहा था, नीला और भ्रष्ट। तुम्हें 3 घोड़ों पर सवार होना होगा, एक बिस्तर पर और एक डरने के लिए और एक प्रेम करने के लिए। आवाजें तेज होती जा रही थीं। उसने महसूस किया और ऐसा लग रहा था कि उसका दिल धीमा पड़ रहा है और उसकी सांस भी। मुझे नहीं मालूम। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी, लगभग उनकी आवाज जितनी ही धीमी। उसे क्या हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने और जोर से कहा, यहां बात करना इतना मुश्किल क्यों था? मेरी मदद करो, मुझे दिखाओ। उसकी मदद करो? फुसफुसाहटों ने मजाक उड़ाया। उसे दिखाओ। फिर प्रेत अंधेरे में कांप उठे। नीले रंग की छवियां पिघले हुए सोने के उसके गालों से बहते हुए और उसके मुंह में भरते ही विसेरिस चीख उठा। तांबे की त्वचा और चांदी सोने के बालों वाला एक लंबा राजा एक उग्र घोड़े के झंडे के नीचे खड़ा था। उसके पीछे एक जलता हुआ शहर था। मरते हुए राजकुमार के सीने से माणिक खून की बूंदों की तरह उड़े और वह पानी में घुटनों के बल डूब गया और अपनी आखिरी सांस के साथ एक महिला का नाम बुदबुदाया, सूर्यास्त की तरह चमकती हुई। एक नीली आंखों वाले राजा के हाथ में एक लाल तलवार उठाई गई थी जिसकी कोई छाया नहीं थी। जयकार करने वाली भीड़ के बीच एक कपड़े का ड्रैगन खंभों पर झूल रहा था। धुआंधार टॉवर से एक बड़ा पत्थर का दंड जानवर पंख फैलाकर छाया की आग उगल रहा था। ड्रैगन की मां, झूठ का कातिल। उसकी चांदी घास के माध्यम से तारों के समुद्र के नीचे एक अंधेरी धारा की ओर बढ़ रही थी। एक लाश जहाज के अगले हिस्से पर खड़ी थी। उसकी मृत चेहरे पर चमकती आंखें, भूरे होंठ उदास होकर मुस्कुरा रहे थे। बर्फ की दीवार में एक दरार से एक नीला फूल उगाया और हवा को मिठास से भर दिया। ड्रैगन की मां, आग की दुल्हन, तेजी से और तेजी से दृश्य एक के बाद एक आने लगे, जब तक कि ऐसा लगा मेरी माज डोर आग की लपटों में चीख रही थी। उसके माथे से एक अजगर फूट रहा था। चांदी के घोड़े के पीछे एक नग्न आदमी की खूनी लाश उछल रही थी और घसीट रही थी। एक सफेद शेर घास के बीच से भाग रहा था जो एक आदमी से भी लंबा था। पहाड़ों की मां के नीचे नग्न बुढ़ियाओं की एक पंक्ति एक बड़ी झील से रेंगती हुई आई और सामने कांपते हुए घुटने टेक दिए। उनके भूरे सिर झुके हुए थे। 10,000 गुलामों ने खून से सने हाथ उठाए जब वह अपनी चांदी की सवारी पर हवा की तरह दौड़ी। मां चिल्लाए, मां महई। वे उसके पास पहुंच रहे थे, उसे छू रहे थे। उसके लबादे, उसकी स्कर्ट के किनारे, उसके पैर, उसके स्तन को खींच रहे थे। वे उसे चाहते थे, उसकी जरूरत थी। आग, जीवन। और डेनी ने हाँफते हुए खुद को उनके हवाले करने के लिए अपनी बाहें खोल दी, लेकिन तभी काले पंखों ने उसके सिर के चारों ओर झपट्टा मारा और गुस्से की एक चीख नीली हवा को चीर गई और अचानक दृश्य गायब हो गए, फट गए और डेनी की सांस डर में बदल गई। अमर उसके चारों ओर थे, नीले और ठंडे। फुसफुसाते हुए वे उसके पास पहुंचे, खींचे, सहलाए, उसके कपड़ों को खींच रहे थे, अपने सूखे ठंडे हाथों से उसे छू रहे थे, उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमा रहे थे। उसके अंगों की सारी ताकत खत्म हो गई थी। वह हिल नहीं सकती थी, यहां तक कि उसका दिल धड़कना भी बंद हो गया था। उसने अपने नंगे सीने पर एक हाथ महसूस किया जो उसके निप्पल को मरोड़ रहा था। दांतों ने उसके गले की मुलायम त्वचा को पाया। एक मुंह एक आंख पर उतर आया, चाट रहा था, चूस रहा था, काट रहा था, फिर नीला नारंगी हो गया और फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। उसके ऊपर बैठे ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए और भयानक काले दिल को फाड़ दिया, सड़े हुए मांस को चीरकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। और जब उसका सिर आगे की ओर झुका तो उसके खुले जबड़े से आग निकली जो चमकीली और गर्म थी। वह अमर की चीखें सुन सकती थी, जैसे वे जल रहे थे। उनकी ऊंची पतली कागज जैसी आवाजें लंबे समय से मृत भाषाओं में चिल्ला रही थीं। उनका मांस चर्मपत्र था, उनकी हड्डियां चर्बी में भीगी हुई सूखी लकड़ी थीं। वे नाच रहे थे जैसे आग उन्हें भस्म कर रही हो। वे लड़खड़ा रहे थे, ऐंठ रहे थे, घूम रहे थे और जलते हुए हाथों को ऊपर उठा रहे थे। उनकी उंगलियां मशालों की तरह चमक रही थीं। डेनी ने खुद को अपने पैरों पर धकेला और उनके बीच से निकल गई। वे हवा की तरह हल्के थे, भूसी से ज्यादा नहीं, और वे एक स्पर्श से गिर गए। जब तक वह दरवाजे पर पहुंची तब तक पूरा कमरा जल चुका था। ड्रोगन, उसने पुकारा और वह आग के बीच से उसके पास उड़ गया।
बाहर एक लंबा धुंधला गलियारा उसके सामने फैला हुआ था, जो पीछे से टिमटिमाती नारंगी चमक से रोशन था। डैनी दौड़ी, दरवाजा ढूंढ रही थी। उसके दाएं तरफ एक दरवाजा, उसके बाएं तरफ एक दरवाजा, कोई भी दरवाजा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ पत्थर की मुड़ी हुई दीवारें और एक फर्श जो उसके पैरों के नीचे धीरे धीरे हिल रहा था, मानो उसे ठोकर मारने के लिए ऐंठ रहा हो। उसने अपने पैर रखे और तेजी से भागी, और अचानक दरवाजा उसके सामने था। एक दरवाजा जो खुले मुंह जैसा था। जब वह धूप में बाहर निकली तो तेज रोशनी ने उसे लड़खड़ा दिया। पियाट प्री किसी अनजान भाषा में बड़बड़ा रही थी और एक पैर से दूसरे पैर पर उछल रही थी। जब डैनी ने अपने पीछे देखा तो उसने देखा कि धूल के महल की प्राचीन पत्थर की दीवारों में दरारों से धुएं की पतली लपटें निकल रही थीं और छत की काली टाइलों के बीच से उठ रही थीं। गालियां बकते हुए पियाट प्री ने एक चाकू निकाला और उसकी ओर नाचने लगी, लेकिन ड्रोगन उसके चेहरे पर उड़ गया। फिर उसने झोंकों के चाबुक की आवाज सुनी, सही, और इससे पहले कभी इतनी मधुर आवाज नहीं थी। चाकू उड़ गया और एक पल बाद राखारों ने पियाट को जमीन पर पटक दिया। सरजोरा मोरमोन ठंडी हरी घास में डैनी के बगल में घुटनों के बल बैठ गए और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। टायरियन, अगर तुम बेवकूफी से मर गए, 10 आओ मर गए तो मैं तुम्हारी लाश बकरियों को खिला दूंगा। टायरियन ने धमकी दी जब स्टोन क्रो का पहला लोड घाट से दूर जा रहा था। शग्गा हंसा, हाफमैन के पास कोई बकरी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा। भोर हो रही थी और नदी की सतह पर प्रकाश की हल्की लहरें झिलमिला रही थीं, जो खंभों के नीचे टूट रही थीं, और जब नौका गुजर गई थी तब फिर से बन रही थी। टिमट ने 2 दिन पहले अपने बर्न्ड मैन को किंग्सवुड में ले लिया था। कल ब्लैक ईयर्स एंड मून ब्रदर्स ने पीछा किया, आज स्टोन क्रोज ने। आप जो भी करें, युद्ध करने की कोशिश न करें, टायरियन ने कहा। उनके शिविरों और सामान की गाड़ी पर हमला करें, उनके स्काउट्स पर घात लगाएं और उनके मार्च की लाइन के आगे पेड़ों से शवों को लटका दें, चक्कर लगाएं और पीछे छूटने वालों को काट दें। मैं रात के हमले चाहता हूं। इतने सारे और इतने अचानक कि वे सोने से डर जाएं, शग्गा ने टायरियन के सिर पर हाथ रखा। यह सब मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ने से पहले होलगर के बेटे डॉल्फ से सीखा था। यह चंद्रमा के पहाड़ों में युद्ध का तरीका है। किंग्सवुड चंद्रमा के पहाड़ नहीं है और आप मिल्क स्नेक और पेंटेड डॉग से नहीं लड़ेंगे। और मेरे द्वारा भेजे गए गाइड की बात सुनो, वे इस जंगल को उतना ही जानते हैं जितना आप अपने पहाड़ों को जानते हैं। उनकी सलाह पर ध्यान दो और वे तुम्हारी अच्छी सेवा करेंगे। शग्गा हाफमैन के पालतू जानवरों की बात सुनेगा। कबीले के सदस्य ने गंभीरता से वादा किया और फिर उसके लिए अपने सैनिकों को नौका पर ले जाने का समय आ गया। टायरियन ने उन्हें धक्का देकर ब्लैक वाटर के केंद्र की ओर बढ़ते देखा। सुबह की धुंध में शग्गा के फीके पड़ते ही उसे अपने पेट में अजीब सी चुभन महसूस हुई। वह अपने कबीले के सदस्यों के बिना खुद को नंगा महसूस करने वाला था। उसके पास अभी भी ब्रॉन के किराए के लोग थे, जिनकी संख्या अब लगभग 800 है, लेकिन भाड़े के सैनिक बेहद अस्थिर थे। टायरियन ने उनकी निरंतर वफादारी खरीदने के लिए जो कुछ भी कर सकता था किया। ब्रॉन और उसके 1 दर्जन सबसे अच्छे लोगों को युद्ध जीतने पर जमीन और नाइटहुड देने का वादा किया। उन्होंने उसकी शराब पी ली थी, उसके मजाक पर हंसे थे और एक दूसरे को सर कहकर पुकारा था, जब तक कि वे सभी लड़खड़ा नहीं गए थे। ब्रॉन को छोड़कर सभी, जिसने केवल अपनी वह अशिष्ट काली मुस्कान मुस्कुराई थी और बाद में कहा था, वे उस नाइटहुड के लिए हत्या करेंगे, लेकिन कभी मत सोचो कि वे इसके लिए मरेंगे। टायरियन को ऐसा कोई भ्रम नहीं था। सोने के लबादे लगभग एक अनिश्चित हथियार थे। सिटी वॉच में 6000 लोग, सेर्सी के लिए धन्यवाद, लेकिन उनमें से केवल 1/4 पर भरोसा किया जा सकता था। कुछ पूरी तरह से गद्दार हैं, हालांकि कुछ हैं, यहां तक कि आपके मकड़ी ने भी उन सभी को नहीं पाया है। बायवॉटर ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन वसंत की घास से भी ज्यादा हरियाली वाले सैकड़ों लोग हैं जो रोटी, शराब और सुरक्षा के लिए शामिल हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने साथियों की नजर में कायर नहीं दिखना चाहता, इसलिए वे शुरू में ही बहादुरी से लड़ेंगे, जब हर जगह युद्ध के सींग और झंडे लहरा रहे होंगे। लेकिन अगर लड़ाई खराब होती दिखती है तो वे टूट जाएंगे, और वे बुरी तरह टूट जाएंगे। जो पहला आदमी अपना भाला फेंक कर भागेगा, उसके पीछे हजारों और लोग दौड़ेंगे। निश्चित रूप से सिटी वॉच में अनुभवी लोग थे, 2000 लोगों में से जिन्होंने अपने सोने के लबादे रॉबर्ट से लिए थे, सेर्सी से नहीं, बासे से नहीं, फिर भी वे भी। एक चौकीदार वास्तव में सैनिक नहीं होता,
लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर को यह कहने का शौक था। शूरवीरों और सैनिकों में से टायरियन के पास 300 से ज्यादा नहीं थे। जल्द ही उसे अपने पिता की एक और कहावत की सच्चाई का परीक्षण करना होगा। दीवार पर एक आदमी उसके नीचे 10 के बराबर था। ब्रॉन और एस्कॉर्ट घाट के तल पर झुंड में भिखारियों, टहलती वेश्याओं और मछली पकड़ने के लिए चिल्लाती हुई मछुआरिनों के बीच इंतजार कर रहे थे। मछुआरिनों ने बाकी सभी को मिलाकर भी ज्यादा कारोबार किया। खरीदार बैरल और स्टालों के आसपास झुंड बनाकर विंकल्स, क्लैम्स और नदी पाइक पर मोल तोल करते थे। शहर में कोई और भोजन न आने के कारण मछली की कीमत युद्ध से पहले की तुलना में 10 गुना थी और अभी भी बढ़ रही थी। जिनके पास सिक्के थे वे हर सुबह और हर शाम नदी के किनारे आते थे, इस उम्मीद में कि वे घर में एक ईल या लाल केकड़ों का एक बर्तन लाएंगे। जो नहीं थे वे चोरी करने की उम्मीद में स्टालों के बीच से फिसल गए या दीवारों के नीचे दुबले पतले और उदास खड़े रहे। सोने के लबादों ने प्रेस के बीच से रास्ता साफ किया, लोगों को अपने भालों की छड़ों से एक तरफ धकेल दिया। टायरियन ने जितना हो सका उतनी अच्छी तरह से बुदबुदाती हुई गालियों को नजरअंदाज किया। एक मछली भीड़ से बाहर निकली, चिपचिपी और सड़ी हुई। वह उसके पैरों पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने सावधानी से उस पर कदम रखा और अपनी काठी पर चढ़ गया। फूले हुए पेट वाले बच्चे पहले से ही बदबूदार मछली के टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे। सवार होकर उसने नदी के किनारे की ओर देखा। सुबह की हवा में हथौड़ों की आवाज गूंज रही थी, थी जबकि बढ़ई मड गेट पर झुंड बनाकर युद्ध के मैदानों से लकड़ी के होर्डिंग बढ़ा रहे थे। वे अच्छी तरह से बन रहे थे। वह उन जर्जर संरचनाओं की अव्यवस्था से कम खुश था जिन्हें घाटों के पीछे बढ़ने दिया गया था, जो शहर की दीवारों से जहाज के पतवार पर बारनकल की तरह चिपकी हुई थी। चारा की झोपड़ियां और बर्तन की दुकानें, गोदाम, व्यापारियों के स्टॉल, शराब खाने, पालने जहां सस्ती किस्म की वेश्याएं अपने पैर फैलाती थीं। इसे जाना ही होगा, इसका हर हिस्सा। जैसा कि यह था, स्टैनिस को दीवारों पर धावा बोलने के लिए सीढ़ियों की जरूरत नहीं होगी। उसने ब्रॉन को अपने पास बुलाया। 100 आदमियों को इकट्ठा करो और पानी के किनारे और शहर की दीवारों के बीच जो कुछ भी तुम यहाँ देखते हो उसे जला दो। उसने अपनी छोटी उंगलियों को हिलाया, जिससे तट की सारी गंदगी साफ हो गई। मैं चाहता हूं कि कुछ भी खड़ा न रहे, समझे? काले बालों वाले भाड़े के सैनिक ने अपना सिर घुमाया, काम पर विचार करते हुए। जो लोग यह सब अपने पास रखते हैं, उन्हें यह इतना पसंद नहीं आएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसा करेंगे। ऐसा ही हो। उनके पास दुष्ट बंदर दानव को कोसने के लिए कुछ और होगा। कुछ लोग लड़ सकते हैं, देखो वे हार जाते हैं। हम यहाँ रहने वालों के साथ क्या करेंगे? उन्हें अपनी संपत्ति हटाने के लिए उचित समय दें और फिर उन्हें बाहर निकाल दें। उनमें से किसी को भी मारने की कोशिश न करें। वे दुश्मन नहीं हैं और कोई बलात्कार नहीं। अपने आदमियों को लाइन में रखें। लानत है। वे भाड़े के सैनिक हैं, सेप्टन नहीं, ब्रॉन ने कहा। अगली बार तुम मुझे बताओगे कि तुम उन्हें शांत रखना चाहते हो। इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। टायरियन की बस यही इच्छा थी कि वह शहर की दीवारों को आसानी से दुगुनी ऊंची और 3 गुनी मोटी बना सके। हालांकि शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। विशाल दीवारें और ऊंची मीनारें स्टॉर्मैंड, हैरनहॉल या विंटरफेल को नहीं बचा पाई थीं। उसे विंटरफेल याद था जैसा उसने आखिरी बार देखा था। हैरनहॉल जितना भयावह रूप से विशाल नहीं, न ही स्टॉर्मैंड जितना ठोस और अभेद्य। फिर भी उन पत्थरों में बहुत ताकत थी। एक एहसास कि उन दीवारों के भीतर एक आदमी सुरक्षित महसूस कर सकता है। महल के पतन की खबर एक करारा झटका थी। देवता एक हाथ से देते हैं और दूसरे से लेते हैं। जब बैडीज ने उसे बताया तो उसने अपनी सांसों में बुदबुदाया। उन्होंने स्टार्क्स को हैरनहॉल दे दिया था और विंटरफेल ले लिया था, और शायद उस हाउस में आ रहा था। एक निराशाजनक आदान प्रदान। बेशक उसे खुश होना चाहिए। रॉब स्टार्क को अब उत्तर की ओर मुड़ना होगा। यदि वह अपने घर और चूल्हे की रक्षा नहीं कर सकता तो वह किसी भी तरह का राजा नहीं था। इसका मतलब पश्चिम के लिए, हाउस लैनिस्टर के लिए राहत था। और फिर भी टायरियन के पास स्टार्क्स के साथ बिताए समय से थियोन ग्रेजॉय की केवल एक धुंधली याद थी। एक अनुभवहीन युवक, हमेशा मुस्कुराता हुआ, धनुष चलाने में कुशल,
उसे विंटरफेल के भगवान के रूप में कल्पना करना कठिन था। ऊंचे प्रहरी अपनी धूसरहरी सुइयों में बख्तरबंद, महान ओक, नागफनी और राख और सैनिक पाइन्स, और बीच में दिल का पेड़ समय में जमे हुए किसी पीले विशालकाय की तरह खड़ा है। वह लगभग जगह को सूंघ सकता था, मिट्टी और चिंतनशील, सदियों की गंध। और उसे याद आया कि दिन में भी जंगल कितना अंधेरा था। वह जंगल विंटरफेल था, यह उत्तर था। जब मैं वहां गया तो मुझे इतना बेमेल कभी नहीं लगा। यह छिद घुसपैठियां। उसने सोचा कि क्या ग्रेजॉय भी इसे महसूस करेंगे। महल शायद उनका हो, लेकिन गॉडवुड कभी नहीं। 1 साल में नहीं, या 10 या 50 में नहीं। टायरियन लैनिस्टर अपने घोड़े को धीरे धीरे मडगेट की ओर ले गया। विंटरफेल तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, उसने खुद को याद दिलाया। खुश रहो कि जगह गिर गई है, और अपनी दीवारों को देखो। गेट खुला था। अंदर 3 बड़े ट्रेबुचेट बाजार के चौक में एक साथ खड़े थे। 3 विशाल पक्षियों की तरह युद्ध की दीवारों पर झांक रहे थे। उनके फेंकने वाले हथियार पुराने ओक के तने से बने थे और उन्हें टूटने से बचाने के लिए लोहे से बंधे थे। सोने के लबादों ने उन्हें 3 वेश्याएं नाम दिया था, क्योंकि वे लॉर्ड स्टैनिस का इतना शानदार स्वागत करेंगी, या ऐसा हम उम्मीद करते हैं। टायरियन ने अपने घोड़े की एड़ी में एड़ी डाली और मडगेट से होते हुए मानव ज्वार को चीरता हुआ निकल गया। वेश्याओं से आगे निकल जाने के बाद भीड़ कम हो गई और उसके चारों ओर सड़क खुल गई। रेड कीप की ओर वापसी की यात्रा घटनाहीन थी, लेकिन टॉवर ऑफ द हैंड में उसने अपने दर्शकों के कक्ष में 1 दर्जन नाराज व्यापारी कप्तानों को अपने जहाजों की जब्ती का विरोध करने के लिए इंतजार करते हुए पाया। उसने उनसे ईमानदारी से माफी मांगी और युद्ध समाप्त होने के बाद मुआवजा देने का वादा किया। इससे उन्हें कोई राहत नहीं मिली। क्या होगा अगर आप हार गए मेरे प्रभु? एक ब्रावोसी ने पूछा। फिर अपने मुआवजे के लिए राजा स्टैनिस से आवेदन करें। जब तक वह खुद को उनसे मुक्त करता, घंटियां बज रही थीं और टायरियन को पता था कि वह स्थापना के लिए देर हो जाएगी। वह लगभग दौड़ते हुए यार्ड में चला गया और महल के पीछे की ओर भीड़ में घुस गया, जबकि जॉफ्रे ने अपने किंग्सगार्ड के 2 नए सदस्यों के कंधों पर सफेद रेशमी लबादे बांधे। ऐसा लग रहा था कि इस रस्म के लिए सभी को खड़े होने की जरूरत थी। कोई शायद दृश्य थी, इसलिए टायरियन को दरबारी गधों की दीवार के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। दूसरी ओर एक बार जब नया हाई सेप्टन दोनों शूरवीरों को उनकी गंभीर प्रतिज्ञाओं के माध्यम से ले जाने और उन्हें 7 के नामों में अभिषेक करने का काम पूरा कर लेता, तो वह सबसे पहले दरवाजे से बाहर निकलने के लिए अच्छी स्थिति में होता। उसने मारे गए प्रेस्टन ग्रीनफील्ड की जगह लेने के लिए अपनी बहन की पसंद से बालोन स्वान को मंजूरी दे दी। स्वान मार्च और लॉर्ड अशरीपुस्सेदातानी गर्वित, शक्तिशाली और सतर्क थे। बीमारी का बहाना बनाकर लॉर्ड गुलियन स्वान अपने महल में ही रहे। युद्ध में कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनके सबसे बड़े बेटे ने रेनली और अब स्टैनिस के साथ घुड़सवारी की, जबकि छोटे बालोन ने किंग्स लैंडिंग में सेवा की। अगर उसका तीसरा बेटा होता तो टायरियन को संदेह था कि वह रॉब स्टार्क के साथ चला जाएगा। यह शायद सबसे सम्मानजनक तरीका नहीं था, लेकिन इसने अच्छी समझ दिखाई। जो भी आयरन सिंहासन जीतता, स्वान का इरादा जीवित रहना था। अच्छी तरह से पैदा होने के अलावा युवा शेर बालोन बहादुर, दरबारी और हथियारों में कुशल था। एक लांस के साथ अच्छा, मॉर्निंग स्टार के साथ बेहतर, धनुष के साथ शानदार। वह सम्मान और साहस के साथ सेवा करेगा। अफसोस, टायरियन सेर्सी की दूसरी पसंद के बारे में ऐसा नहीं कह सकता था। सर ओसमंड कैटलब्लैक काफी दुर्जेय दिखते थे। वह 6 फीट और 6 इंच लंबे थे, जिनमें से अधिकांश में नसें और मांसपेशियां थीं, और उनकी हुक नाक, घनी भौहें और कुदाल के आकार की भूरी दाढ़ी उनके चेहरे को एक भयंकर रूप देती थी, जब तक कि वह मुस्कुराए नहीं। निम्न वर्ग में जन्मे, एक हेज नाइट से अधिक कुछ नहीं। कैटलब्लैक अपनी उन्नति के लिए पूरी तरह से सीएरसी पर निर्भर थे। निस्संदेह यही कारण था कि उसने उन्हें चुना था। सर ओसमंड उतने ही वफादार हैं जितने बहादुर हैं, उसने जोफ्रे से कहा था जब उसने उसका नाम आगे बढ़ाया था। दुर्भाग्य से यह सच था। अच्छे सर ओसमंड ने ब्रॉन्ज को उस दिन से अपने रहस्य बेचे थे जिस दिन से उसने उसे काम पर रखा था, लेकिन टायरियन शायद ही उसे यह बता सके। उसने सोचा कि उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। नियुक्ति ने उसे राजा के करीब एक और कान दिया जो उसकी बहन को पता नहीं था, और अगर सर ओसमंड एक नितांत कायर साबित भी हुआ तो वह सर बोरोस ब्लाउन से भी बदतर नहीं होगा।
जो वर्तमान में रोसबी के एक तहखाने में रह रहा है। सर बोरोस टॉमन और लॉर्ड गाइल्स को ले जा रहा था जब सर जैकलिन बायवाटर और उसके सुनहरे लबादों ने उन्हें चौंका दिया था और उसने इतनी तत्परता से अपना कार्यभार सौंप दिया था कि बूढ़े सर बैरिस्टन सेल्मी को भी उतना ही गुस्सा आ जाता जितना कि सेर्सी को। किंग्सगार्ड के एक शूरवीर को राजा और शाही परिवार की रक्षा में मरना था। उसकी बहन ने जोर देकर कहा था कि जोफ्रे राजद्रोह और कायरता के आधार पर ब्लाउंड का सफेद लबादा उतार दे, और अब वह उसकी जगह एक और आदमी को ले आई है जो उतना ही खोखला है। प्रार्थना, प्रतिज्ञा और अभिषेक में सुबह का अधिकांश समय लग गया। टायरियन के पैरों में जल्द ही दर्द होने लगा। वह बेचैन होकर अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर स्थानांतरित करने लगा। लेडी टांडा कई पंक्तियों ऊपर खड़ी थी। इकमह में थी। उसने देखा, लेकिन उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी। वह शय की एक झलक पाने की उम्मीद कर रहा था। वेरिज ने कहा कि वह ठीक है, लेकिन वह खुद देखना पसंद करेगा। जब टायरियन ने उसे हिजड़े की योजना बताई तो शय ने कहा था, एक महिला की नौकरानी एक पॉट लड़की से बेहतर है। क्या मैं अपनी चांदी के फूलों वाली बेल्ट और काले हीरे के साथ सोने का कॉलर ले सकता हूं, जो तुमने कहा था कि मेरी आंखों की तरह दिखते हैं? अगर तुम कहोगी कि मुझे नहीं पहनना चाहिए तो मैं उन्हें नहीं पहनूंगा। उसे निराश करने से कतराते हुए टायरियन को यह बताना पड़ा कि लेडी टांडा किसी भी तरह से एक चतुर महिला नहीं थी। यहां तक कि उसे भी आश्चर्य हो सकता है कि उसकी बेटी की बिस्तर की नौकरानी के पास उसकी बेटी से ज्यादा गहने हैं। 2 या 3 कपड़े चुने, इससे ज्यादा नहीं। उसने उसे आदेश दिया। अच्छा ऊन, कोई रेशम नहीं, कोई सामिट नहीं और कोई फर नहीं। बाकी मैं अपने कमरे में रखूंगा जब तुम मुझसे मिलने आओगी। यह वह उत्तर नहीं था जो शे चाहती थी, लेकिन कम से कम वह सुरक्षित थी। जब अंत में निवेश पूरा हो गया तो जोफ्रे अपने नए सफेद लबादे में सर बालोन और सर उस्मंड के बीच से बाहर निकल गया, जबकि टायरियन नए हाई सेप्टन, जो उसकी पसंद का था और यह जानने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान था कि उसकी रोटी पर शहद किसने डाला, बहरंजानम के साथ एक शब्द के लिए रुका। मैं चाहता हूं कि देवता हमारे पक्ष में हों, टायरियन ने उसे स्पष्ट रूप से कहा। उन्हें बताओ कि स्टैनिस ने बेलोर के ग्रेट सेप्ट को जलाने की कसम खाई है। क्या यह सच है मेरे प्रभु? हाई सेप्टन ने पूछा, एक छोटा चतुर आदमी जिसकी पतली सफेद दाढ़ी और झुर्रीदार चेहरा था। टायरियन ने कंधे उचका दी। हो सकता है स्टैनिस ने स्टॉर्म के अंत में गॉडवुड को भगवान के प्रकाश के लिए एक भेंट के रूप में जला दिया। अगर वह पुराने देवताओं को नाराज करता है तो वह नए को क्यों छोड़ेगा? उन्हें बताओ कि कोई भी व्यक्ति जो अपहर्ता की सहायता करने के बारे में सोचता है, वह देवताओं के साथ साथ अपने असली राजा को भी धोखा देता है। मैं करूंगा मेरे प्रभु, और मैं उन्हें राजा और उसके हाथ के स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करने का आदेश दूंगा। जब टायरियन अपने सौर में लौटा, निशाहा तो हेलीन द पायरोमैंसर उसका इंतजार कर रहा था और मास्टर फ्रेंकेन संदेश लेकर आया था। उसने कीमियागर को थोड़ी देर और इंतजार करने दिया, जबकि वह पढ़ता था कि कौवे उसके लिए क्या लाए थे। डोरन मार्टेल का एक पुराना पत्र था जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई थी कि स्टॉर्म एंड गिर चुका है, और बैलन ग्रेजॉय का पाइके के बारे में एक और अधिक पेचीदा पत्र था जो खुद को द्वीपों और उत्तर का राजा बताता था। उसने राजा जोफ्रे को आयरन आइलैंड्स में एक दूत भेजने के लिए आमंत्रित किया ताकि उनके राज्यों के बीच की सीमाओं को तय किया जा सके और संभावित गठबंधन पर चर्चा की जा सके। टायरियन ने पत्र को 3 बार पढ़ा और उसे एक तरफ रख दिया। लॉर्ड बैलन के लॉन्गशिप स्टॉर्म एंड से आने वाले बेड़े के खिलाफ बहुत मददगार साबित हो सकते थे, लेकिन वे वेस्टरोस के गलत पक्ष में हजारों लीग दूर थे, और टायरियन इस बात से बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं था कि वह आधा राज्य देना चाहता था। शायद मुझे यह बात सेर्सी की गोद में डाल देनी चाहिए, या इसे परिषद में ले जाना चाहिए। तभी उसने कीमियागरों से नवीनतम टैली के साथ हेलीन को स्वीकार किया। यह सच नहीं हो सकता, टायरियन ने कहा, क्योंकि वह बही खातों पर गौर कर रहा था। लगभग 13,000 जार? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैं राजा के सोने को खाली जार और मोम से सील किए गए सीवेज के बर्तनों के लिए नहीं चुकाने वाला। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। नहीं नहीं, हेलीन ने चीखते हुए कहा, राशि सही है, मैं कसम खाता हूं। हम सबसे भाग्यशाली रहे हैं मेरे प्रभु हैंड। लॉर्ड रॉसार्ड का एक और कैश मिला, 300 से ज्यादा जार, ड्रैगन पिट के नीचे। कुछ वेश्याएं अपने संरक्षकों का मनोरंजन करने के लिए खंडहरों का उपयोग कर रही हैं
और उनमें से एक सड़े हुए फर्श के एक टुकड़े से होकर तहखाने में गिर गया। जब उसने जार को छुआ तो उसने उन्हें शराब समझ लिया। वैसे नथो ने इतना नशे में था कि उसने सील तोड़ दी और कुछ पी लिया। एक राजकुमार था जिसने एक बार ऐसा करने की कोशिश की थी। टायरियन ने रूखेपन से कहा, मैंने शहर के ऊपर कोई ड्रैगन नहीं देखा है, इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार भी यह काम नहीं आया। रेनीस की पहाड़ी के ऊपर ड्रैगन पिट को 1.5 सदी से छोड़ दिया गया था। उसने सोचा कि यह जंगल की आग को स्टोर करने के लिए किसी भी जगह से बेहतर है और अधिकांश से बेहतर है, लेकिन यह अच्छा होता अगर स्वर्गीय लॉर्ड रोसार्ट ने किसी को बताया होता। 300,000 कहते हैं, यह अभी भी इन कुलों का हिसाब नहीं है। जब हम पिछली बार मिले थे तो आपने मुझे जो सबसे अच्छा अनुमान दिया था उससे आप कई हजार जार आगे हैं। हाँ, ऐसा ही है। हेलीन ने अपने काले और लाल रंग के लबादे की आस्तीन से उसके पीले माथे को पोंछा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे लॉर्ड हैंड। इससे निस्संदेह यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप पहले की तुलना में इतना अधिक पदार्थ क्यों बना रहे हैं। मुस्कुराते हुए टायरियन ने अपनी बेमेल निगाह से पायरोमैंसर को देखा। हालांकि यह सवाल उठाता है कि आपने अब तक कड़ी मेहनत क्यों नहीं शुरू की। हेलीन का रंग मशरूम जैसा था, इसलिए यह देखना मुश्किल था कि वह और अधिक पीला कैसे हो सकता है। फिर भी किसी तरह उसने काम किया। हम थे मेरे प्रभु हैंड, मेरे भाई और मैं पहले से ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह केवल इतना है। हमने पदार्थ का इतना अधिक निर्माण किया है कि हम अधिक अभ्यासी हो गए हैं और साथ ही कीमियागर असहज रूप से बदल गया। कुछ मंत्र हमारे आदेश के प्राचीन रहस्य, बहुत नाजुक, बहुत परेशान करने वाले, लेकिन आवश्यक है यदि पदार्थ होना है। वह सब जो होना चाहिए। टायरियन अधीर हो रहा था। सर जैकलीन बायवाटर अब तक यहां आ चुकी थी और आयरन हैंड को इंतजार करना पसंद नहीं था। हाँ, आपके पास गुप्त मंत्र हैं। कितने शानदार। उनका क्या? वे हम पहले से बेहतर काम कर रहे हैं। हेलीन ने कमजोरी से मुस्कुराया। आपको नहीं लगता कि यहां कोई ड्रैगन है ना? जब तक कि आपको ड्रैगन पिट के नीचे कोई ना मिले। क्यों? ओह, माफ करें, मैं बस एक पुरानी बात याद कर रहा था जो विजडम पोलिटर ने मुझे एक बार बताई थी। जब मैं एक अनुयायी था, मैंने उनसे पूछा था कि हमारे इतने सारे मंत्र वैसे उतने प्रभावी क्यों नहीं लगते जितना कि स्क्रॉल हमें विश्वास दिलाते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस दिन आखिरी ड्रैगन मरा था उसी दिन से जादू दुनिया से बाहर जाना शुरू हो गया था। आपको निराश करने के लिए क्षमा करें, लेकिन मैंने कोई ड्रैगन नहीं देखा है। हालांकि मैंने राजा के न्याय को छिपते हुए देखा है। अगर आप मुझे जो फल बेच रहे हैं उनमें से कोई भी जंगल की आग के अलावा किसी और चीज से भरा हुआ निकला तो आप उसे भी देखेंगे। हेलेन इतनी तेजी से भागा कि उसने सर जैकलीन को लगभग गिरा दिया। नहीं, लॉर्ड जैकलीन, उसे यह याद रखना चाहिए। आयरन हैंड हमेशा की तरह दयालुतापूर्वक सीधा था। वह लॉर्ड जाइल्स की जागीरों से भर्ती किए गए भालेबाजों की एक नई टुकड़ी को लाने और सिटी वॉच की अपनी कमान फिर से संभालने के लिए रोसबी से लौटा था। मेरे भतीजे का क्या हाल है? टायरियन ने पूछा जब वे शहर की सुरक्षा पर चर्चा कर चुके थे। प्रिंस टॉमन स्वस्थ और खुश हैं मेरे प्रभु। उसने एक हिरण का बच्चा गोद लिया है जिसे मेरे कुछ आदमी शिकार से घर लाए थे। वह कहता है कि उसके पास एक बार पहले भी एक था, लेकिन जोफ्रे ने एक जरकिन के लिए उसकी खाल उतार दी। वह कभी कभी अपनी माँ के बारे में पूछता है, पापा आमादी या और अक्सर राजकुमारी मिर्सेला को पत्र लिखना शुरू करता है। हालांकि वह कभी भी कोई पत्र पूरा नहीं करता। हालांकि उसका भाई उसे बिल्कुल भी याद नहीं आता। यदि युद्ध हार जाए तो आपने उसके लिए उपयुक्त व्यवस्था की है। मेरे आदमियों के पास उनके निर्देश हैं। कौन से हैं? आपने मुझे आदेश दिया था कि मैं किसी को न बताऊं मेरे प्रभु। यह सुनकर वह मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुम्हें याद है। यदि किंग्स लैंडिंग गिरती है तो उसे जीवित ही पकड़ लिया जा सकता है। बेहतर होगा कि उसे यह न पता हो कि जोफ्रे का वारिस कहां मिल सकता है। लॉर्ड जैकलिन के जाने के कुछ समय बाद ही वेरिज प्रकट हुआ। पुरुष ऐसे विश्वासघाती प्राणी हैं, उसने अभिवादन के रूप में कहा। टायरियन ने आह भरी। आज गद्दार कौन है? नपुंसक ने उसे एक स्क्रॉल दिया। इतनी सारी दुष्टता कि हमारे युग के लिए एक दुखद गीत गाती है। क्या हमारे पिताओं के साथ सम्मान भी खत्म हो गया? मेरे पिता अभी मरे नहीं हैं। टायरियन ने सूची को स्कैन किया। मैं इनमें से कुछ नाम जानता हूं। ये अमीर आदमी हैं, व्यापारी, सौदागर, कारीगर,
उन्हें हमारे खिलाफ साजिश क्यों करनी चाहिए? ऐसा लगता है कि वे मानते हैं कि लॉर्ड स्टैनिस को जीतना चाहिए और वे उनकी जीत को साझा करना चाहते हैं। वे खुद को एंटलरमैन कहते हैं, पासा ताज पहने हुए हिरण के नाम पर। किसी को उन्हें बताना चाहिए कि स्टैनिस ने अपना सिगिल बदल दिया है, फिर वे हॉट हार्ट्स हो सकते हैं। हालांकि यह मजाक की बात नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन एंटलरमैन ने कई 100 अनुयायियों को हथियार बंद कर रखा था ताकि युद्ध शुरू होने पर पुराने गेट पर कब्जा कर सकें और दुश्मनों को शहर में घुसने दें। सूची में नामों में मास्टर आर्मरर सेलोरियन भी शामिल था। मुझे लगता है इसका मतलब है कि मुझे राक्षस सींगों वाला वह भयानक हेलमेट नहीं मिलेगा। टायरियन ने उस आदमी की गिरफ्तारी का आदेश लिखते समय शिकायत की। थियोन एक पल वह सो रहा था, अगले ही पल जाग गई। पल जाग गया। कायरा उसके खिलाफ लेट गई, एक हाथ उसके ऊपर हल्के से लिपटा हुआ था। उसके स्तन उसकी पीठ को छू रहे थे। वह उसकी सांसें सुन सकता था, नरम और स्थिर। चादर उनके चारों ओर उलझी हुई थी। रात का अंधेरा था, शयन कक्ष अंधेरा और शांत था। यह क्या है? क्या मैंने कुछ सुना? कोई? हवा ने शटर के खिलाफ हल्के से आह भरी। कहीं दूर उसने गर्मी में एक बिल्ली की चीख सुनी, और कुछ नहीं। सो जाओ ग्रेजॉय, उससे तिनी एलिस ने खुद से कहा। महल शांत है और तुम्हारे दरवाजे पर पहरेदार तैनात हैं, द्वार पर, शस्त्रागार पर। हो सकता है कि उसने इसे एक बुरे सपने के रूप में देखा हो, लेकिन उसे सपने देखना याद नहीं था। कायरा ने उसे थका दिया था। जब तक थियोन ने उसे नहीं बुलाया था, सातारे आया था, तब तक वह अपने 18 साल सर्दियों के शहर में महल की दीवारों के अंदर पैर रखे बिना ही बिता चुकी थी। वह उसके पास गीली और उत्सुक और एक नेवले की तरह लचीली आई थी, और लॉर्ड एडार्ड स्टार्क के अपने बिस्तर में एक आम शराब खाने की लड़की को चौंधने में एक निश्चित निर्विवाद मसाला था। जब थियोन उसकी बांध के नीचे से फिसलकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो वह नींद में बड़बड़ाई। चूल्हे में अभी भी कुछ अंगारे सुलग रहे थे। वैक्स बिस्तर के पैर के पास फर्श पर सोया था, अपने लवादे के अंदर लिपटा हुआ और दुनिया से बेखबर। कुछ भी नहीं हिला। थियोन खिड़की के पास गया और शटर खोल दिया। रात ने उसे ठंडी उंगलियों से छुआ और उसकी नंगी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। वह पत्थर की चौखट पर झुक गया और अंधेरे टावरों, खाली आंगन, काले आसमान और इतने सारे। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। तारों को देखा, एक जिन्हें कोई भी आदमी 100 साल तक गिन नहीं सकता। बेल टॉवर के ऊपर एक आधा चांद तैर रहा था और कांच के बगीचों की छत पर अपना प्रतिबिंब डाल रहा था। उसने कोई अलार्म, कोई आवाज, यहां तक कि एक पद चिन्ह भी नहीं सुना। सब ठीक है। ग्रेजॉय, शांति सुनाई दे रही है। तुम्हें खुशी से नशे में होना चाहिए। तुमने 30 से भी कम आदमियों के साथ विंटरफेल पर कब्जा कर लिया। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसके बारे में गाना चाहिए। थियोन वापस बिस्तर पर जाने लगा। वह कायरा को उसकी पीठ पर घुमाएगा और उसे फिर से चौंधेगा। इससे इन प्रेतों को भगा दिया जाना चाहिए। उसकी सांसें और हंसी इस चुप्पी से एक स्वागत योग्य राहत प्रदान करती थी। वह रुक गया। वह भयानक भेड़ियों की चीखों का इतना आदी हो गया था कि अब वह शायद ही उसे सुन पाता, लेकिन उसके किसी हिस्से, किसी शिकारी की वृत्ति ने उसकी अनुपस्थिति को सुना। ऊर्जैन उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था, एक दुबला पतला आदमी जिसकी पीठ पर एक गोल ढाल लटकी हुई थी। भेड़िए शांत हैं, थियोन ने उससे कहा। जाओ देखो कि वे क्या कर रहे हैं और सीधे वापस आओ। डायरवुल्फ के खुलेआम घूमने के विचार से उसे घबराहट होने लगी। उसे वुल्फ्सवुड का वह दिन याद आ गया जब जंगली जानवरों ने ब्रैंड पर हमला किया था। समर और ग्रे विंड ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया था। जब उसने वैक्स को उकसाया, अपने बूट के पंजे पर लड़का उठ बैठा और अपनी आंखें रगड़ने लगा। सुनिश्चित करें कि ब्रैन स्टार्क और उसका छोटा भाई अपने बिस्तर पर हैं। बस ताने ने नैन से हैं और जल्दी करो। महाशय, कायरा ने नींद में पुकारा। वापस सो जाओ, यह तुम्हारा विषय नहीं है। थियोन ने अपने लिए शराब का एक कप डाला और उसे पी गया। वह हर समय सुन रहा था, एक चीख सुनने की उम्मीद कर रहा था। बहुत कम आदमी हैं, उसने खराब तरीके से सोचा। मेरे पास बहुत कम आदमी हैं। अगर आशा नहीं आती है। वैक्स सबसे तेजी से लौटा, अपना सिर इधर उधर हिला रहा था। कोसते हुए
थियोन ने अपनी अंगरखी और पतलून फर्श पर पाई, जहां उसने कायरा तक पहुंचने की जल्दबाजी में उन्हें गिरा दिया था। अंगरखी के ऊपर उसने लोहे से जड़ी चमड़े की जर्किन पहनी। थियोन ने खुद से कहा कि उसे लॉर्ड एडार्ड की तरह ही ठंडा और विचारशील होना चाहिए। महल को जगाओ, उसने कहा। सभी को बाहर यार्ड में इकट्ठा करो, हम देखेंगे कि कौन गायब है, और लॉरेन को गेट का चक्कर लगाने को कहो। वैक्स मेरे साथ। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या स्टिग अभी तक डीपवुड मोटे तक पहुंच गया है। वह आदमी उतना कुशल सवार नहीं था जितना उसने दावा किया था। कोई भी आयरन मैन काठी में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन समय काफी था। आशा शायद अपने रास्ते पर होगी, और अगर उसे पता चलता है कि मैंने स्टार्क्स को खो दिया है, इसके बारे में सोचना बेकार है। ब्रैन का शयन कक्ष खाली था, जैसा कि रिकन का आधा मोड़ नीचे था। थियोन ने खुद को कोसा। उसे उन पर पहरा देना चाहिए था, लेकिन उसने यह ज्यादा जरूरी समझा कि दीवारों पर आदमी रखे जाएं और गेट की रखवाली की जाए, बजाय 2 बच्चों की देखभाल करने के, जिनमें से एक अपंग था। बाहर उसने महल के लोगों को उनके बिस्तरों से खींचकर यार्ड में ले जाते हुए रोने की आवाज सुनी। मैं उन्हें रोने का कारण दूंगा। मैंने उनके साथ नरमी से पेश आया, और इस तरह से वे मुझे बदला देते हैं। उसने अपने 2 आदमियों को उस केनेल लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए खून से लथपथ कर दिया था, ताकि उन्हें पता चले कि उसका इरादा न्यायपूर्ण था। फिर भी वे बलात्कार के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं। और बाकी, उसने इसे अनुचित माना। मिकेन ने अपने मुंह से खुद को मार डाला था, ठीक वैसे ही जैसे बेनफ्रेड ने किया था। जहां तक चैले का सवाल है, उसे डूबे हुए भगवान को कोई देना था। उसके आदमियों को इसकी उम्मीद थी। मैं तुम्हारे लिए कोई दुर्भावना नहीं रखता, उसने सेप्टन से कहा था, इससे पहले कि वे उसे कुएं में फेंक दें। लेकिन अब तुम्हारे और तुम्हारे देवताओं के लिए यहां कोई जगह नहीं है। आपको लगता होगा कि दूसरे लोग आभारी होंगे कि उसने उनमें से किसी को नहीं चुना, लेकिन नहीं। उसे आश्चर्य हुआ कि उनमें से कितने लोग उसके खिलाफ इस साजिश का हिस्सा थे। उर्जन ब्लैक लॉरेन के साथ लौटा। हंटर गेट, लॉरेन ने कहा, बेहतर होगा कि आप आकर देखें। हंटर गेट सुविधाजनक रूप से कैनल और रसोई के करीब स्थित था। यह सीधे खेतों और जंगलों में खुलता था, जिससे सवार सर्दियों के शहर से गुजरे बिना ही आ जा सकते थे, और इसलिए शिकार दलों के लिए यह बहुत सुविधाजनक था। यहां कौन पहरा दे रहा था? थियोन ने पूछा। ड्रेनन और स्क्विंट। ड्रेनन उन लोगों में से एक था, तमाशाया, जिन्होंने पल्ला का बलात्कार किया था। अगर उन्होंने लड़कों को भागने दिया है, तो मैं इस बार उनकी पीठ से थोड़ी बहुत खाल उधेड़ दूंगा। तो मैं कसम खाता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ब्लैक लॉरेन ने रूखेपन से कहा। नहीं वहां था। उन्होंने पाया कि स्क्विंट खाई में मुंह के बल तैर रहा था। उसकी अंतड़ियां उसके पीछे पीले सांपों के घोंसले की तरफ बह रही थी। ड्रेनन गेट हाउस में, उस आरामदायक कमरे में जहां ड्रॉब्रिज का काम चल रहा था, अर्धनग्न अवस्था में लेटा था। उसका गला कान से कान तक खुला हुआ था। एक फटी हुई अंगरखी ने उसकी पीठ पर आधे ठीक हुए निशानों को छिपा रखा था, लेकिन उसके जूते झाड़ियों के बीच बिखरे हुए थे और उसकी पतलून उसके पैरों में उलझी हुई थी। दरवाजे के पास एक छोटी सी मेज पर पनीर रखा था, एक खाली तश्तरी के बगल में, और 2 कप। थियोन ने एक उठाया और नीचे शराब के अवशेषों को सूंघा। स्क्विंट दीवार पर था, है ना? हाँ, लॉरेन ने कहा। थियोन ने कप को चूल्हे में फेंक दिया। मैं कहूंगा कि ड्रेनन अपनी पतलून नीचे खींच रहा था ताकि वह उसे महिला में डाल सके। जब उसने उसे उसमें डाल दिया, ऐसा लग रहा था कि यह उसका अपना पनीर चाकू था। कोई पाइक ढूंढे और दूसरे मूर्ख को खाई से बाहर निकाले। दूसरा मूर्ख ड्रेनन से भी बदतर हालत में था। जब ब्लैक लॉरेन ने उसे पानी से बाहर निकाला, तो उन्होंने देखा कि उसकी एक भुजा कोहनी से कट गई थी, उसकी आधी गर्दन गायब थी, और उसकी नाभिक और कमर के स्थान पर एक खुरदरा छेद था। लॉरेन उसे अंदर खींच रहा था, तभी पाइक ने उसकी आंतों को चीर दिया। बदबू भयानक थी। भयंकर भेड़िए, थियोन ने कहा। शायद दोनों ही। निराश होकर वह ड्रॉब्रिज पर वापस चला गया। विंटरफेल 2 विशाल ग्रेनाइट की दीवारों से घिरा हुआ था, जिनके बीच एक चौड़ी खाई थी। बाहरी दीवार 80 फीट ऊंची थी, जबकि भीतरी 100 से अधिक। पुरुषों की कमी के कारण थियोन को बाहरी सुरक्षा को छोड़ने और अपने गार्ड को ऊंची आंतरिक दीवारों पर तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर महल उसके खिलाफ खड़ा होता तो वह उन्हें खाई के गलत तरफ रखने का जोखिम नहीं उठाता। उसने तय किया कि 2 या उससे अधिक होने चाहिए।
जब महिला ड्रेनन का मनोरंजन कर रही थी तो बाकी लोगों ने भेड़ियों को मुक्त कर दिया। थियोन ने मशाल मंगवाई और उन्हें सीढ़ियों से ऊपर दीवार की ओर ले गया। उसने अपने सामने लौ को नीचे की ओर घुमाया और खाम आया और देखा वहां प्राचीर के अंदर और दो ऊपर की ओर उठे हुए मरलों के बीच चौड़ी दरार में खून, उसने घोषणा की, अनाड़ी ढंग से बह गया। अनुमान है कि महिला ने ड्रेनन को मार डाला और ड्रॉब्रिज को नीचे कर दिया। स्क्विंट ने जंजीरों की खनक सुनी। देहगेन ने आप बहने आया और यहां तक पहुंच गया। उन्होंने लाश को दरार से खंदक में धकेल दिया ताकि वह किसी दूसरे संतरी को न मिले। उर्जेन ने दीवारों के साथ झांका। दूसरी पहरेदारी बुर्ज दूर नहीं है। मुझे मशालें जलती हुई दिखाई दे रही हैं। मशालें, लेकिन कोई गार्ड नहीं, थियोन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। विंटरफेल में मेरे पास जितने आदमी हैं उससे ज्यादा बुर्ज हैं। मुख्य द्वार पर 4 गार्ड, ब्लैक लॉरेन ने कहा, और स्क्विंट के बगल में दीवारों पर 5 चल रहे हैं। उर्जेन ने कहा, अगर उसने अपना हॉर्न बजाया होता, मैं मूर्खों की सेवा करता हूं। कल्पना करो कि तुम यहां ऊपर हो उर्जेन, यह अंधेरा और ठंडा है। तुम घंटों से पहरेदार की तरह घूम रहे हो, अपनी घड़ी के अंत का इंतजार कर रहे हो। फिर तुम एक शोर सुनते हो और गेट की ओर बढ़ते हो, और अचानक तुम सीढ़ी के ऊपर आंखें देखते हो जो टॉर्च की रोशनी में हरे और सुनहरे रंग में चमक रही थी। 2 परछाइयां तुम्हारी ओर तेजी से दौड़ती हुई आती हैं, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दांतों की एक झलक देखते हो। अपना भाला सीधा करना शुरू करो और वे तुम पर पटकेंगे और तुम्हारा पेट खोल देंगे। चमड़े को इस तरह फाड़ देंगे मानो वह चीज क्लोथ हो। उसने उर्जेन को जोर से धक्का दिया, और अब तुम अपनी पीठ के बल गिरे हो। तुम्हारी अंतड़ियां बाहर निकल रही हैं और उनमें से एक ने अपने दांत तुम्हारी गर्दन के चारों ओर लपेटे हुए हैं। थियोन ने उस आदमी का दुबला गला पकड़ लिया, उसकी उंगलियां कस दी और मुस्कुराया। मुझे बताओ, इस सब के दौरान किस पल तुम अपना कमबख्त हॉर्न बजाने के लिए रुकते हो? उसने उर्जेन को जोर से धक्का दिया, जिससे वह एक मरलोन से टकराकर लड़खड़ा गया। आदमी ने अपना गला रगड़ा। उसने गुस्से से सोचा, मुझे उन जानवरों को उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन हमने महल लिया था। मैंने उन्हें मारते देखा था। मैं जानता था कि वे कितने खतरनाक थे। हमें उनका पीछा करना चाहिए, ब्लैक लॉरेन ने कहा। तब तक मुझे अपने वफादार लोगों से बात करनी चाहिए। नीचे यार्ड में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक बेचैन भीड़ को दीवार के सामने धकेल दिया गया था। कई लोगों को कपड़े पहनने का समय नहीं दिया गया था। उन्होंने खुद को ऊनी कंबलों से ढक लिया था था या लबादों या बिस्तर के नीचे नंगे होकर बैठे थे। 1 दर्जन लौह पुरुषों ने उन्हें घेर लिया, एक हाथ में मशालें और दूसरे में हथियार। हवा तेज थी और टिमटिमाती नारंगी रोशनी स्टील के हेलमेट, घनी दाढ़ी और बिना मुस्कुराए आंखों से मंद रूप से परावर्तित हो रही थी। थियोन कैदियों के सामने ऊपर नीचे चला, चेहरों का अध्ययन किया। वे सभी उसे दोषी लग रहे थे। कितने लापता हैं? 6। रीक उसके पीछे आया। साबुन की महक, उसके लंबे बाल हवा में हिल रहे थे। उसे उस पर तभी से शक हो गया था जब उसने दूसरा कप देखा था। मुझे उस पर भरोसा करने से पहले ही पता होना चाहिए था। वह आशा की तरह ही अस्वाभाविक है, यहां तक कि उनके नाम भी एक जैसे लगते हैं। क्या किसी ने अस्तबल देखा है? अगर का कहना है कि कोई घोड़ा गायब नहीं है। डांसर अभी भी अपने अस्तबल में है। डांसर? रीक ने भौहें सिकोड़ी। अगर का कहना है कि सभी घोड़े वहां हैं, केवल मूर्ख गायब है। तो वे चल पड़े हैं। यह सबसे अच्छी खबर थी जो उसने जागने के बाद सुनी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रैन अपनी टोकरी में होडोर की पीठ पर सवार होगा। ओशा को रिकन को उठाना होगा। उसके छोटे पैर उसे अपने आप दूर नहीं ले जा सकते थे। थियोन को भरोसा था कि वह जल्द ही उन्हें अपने हाथों में ले लेगा। ब्रान और रिकन भाग गए हैं, उसने महल के लोगों से कहा, उनकी आंखों को देखते हुए। कौन जानता है कि वे कहां गए हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। वे बिना मदद के नहीं भाग सकते थे, थियोन ने कहा। भोजन, कपड़े, हथियार के बिना। उसने विंटरफेल में हर तलवार और कुल्हाड़ी को बंद कर दिया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुछ उससे छिपाए गए थे। मैं उन सभी के नाम लूंगा जिन्होंने उनकी मदद की, वे सभी जिन्होंने आंखें मूंद ली। एकमात्र आवाज हवा की थी, पहले प्रकाश आओ, मेरा मतलब है उन्हें वापस लाना। उसने अपनी तलवार की बेल्ट के अंदर अपने अंगूठे फंसाए। मुझे शिकारियों की जरूरत है। सर्दियों में खुद को देखने के लिए एक अच्छा गर्म भेड़िया की खाल किसे चाहिए? गेज?
रसोइया ने हमेशा शिकार से लौटने पर उसे प्रसन्नतापूर्वक अभिवादन किया था, यह पूछने के लिए कि क्या वह मेज के लिए कुछ बढ़िया लाया है, लेकिन अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। थियोन जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। उनके चेहरों पर दोषी ज्ञान के कम से कम संकेत की खोज कर रहा था। जंगली एक अपंग के लिए कोई जगह नहीं है, और रिकॉन जितना वह छोटा है वह वहां कितने समय तक टिकेगा। नान, सोचो वह कितना डरा हुआ होगा। बूढ़ी औरत ने उसे 10 साल तक बकबक की थी, उसे अंतहीन कहानियां सुनाई थीं, लेकिन अब वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजनबी हो। मैं आप में से हर आदमी को मार सकता था और आपकी महिलाओं को उनके आनंद के लिए अपने सैनिकों को दे सकता था, जिसने अपने घोड़ों की देखभाल की थी, फर्लेन जिसने उसे शिकारी कुत्तों के बारे में सब कुछ सिखाया था, बार्थ शराब बनाने वाले की पत्नी जो उसकी पहली पत्नी थी, उनमें से कोई भी उसकी आंखों में नहीं देख सकता था। वे मुझसे नफरत करते हैं। वह खान उससे एहसास हुआ। रीक करीब आ गया। उनकी खाल उतार दो, उसने आग्रह किया। उसके मोटे होंठ चमक रहे थे। लॉर्ड बोल्टन, वह कहते थे कि एक नंगे आदमी के पास बहुत कम रहस्य होते हैं, लेकिन एक फटे हुए आदमी के पास कोई रहस्य नहीं होता। थियोन जानता था कि खाल उधेड़ने वाला आदमी बोल्टन हाउस का प्रतीक था। युगों पहले उनके कुछ स्वामी मरे हुए दुश्मनों की खाल में खुद को लपेटने की हद तक चले गए थे। कई स्टार्क्स का अंत इसी तरह हुआ था। माना जाता है कि यह सब 1000 साल पहले बंद हो गया था, जब बोल्टन ने विंटरफेल के सामने घुटने टेक दिए थे, या ऐसा वे कहते हैं। लेकिन पुराने तरीके मुश्किल से मरते हैं, जैसा कि मैं भी जानता हूं। जब तक मैं विंटरफेल में शासन करता हूं, तब तक उत्तर में खाल उधेड़ने की कोई घटना नहीं होगी। थियोन ने जोर से कहा। मैं उसके जैसों के खिलाफ तुम्हारी एकमात्र सुरक्षा हूं। वह चीखना चाहता था। वह इतना बेशर्म नहीं हो सकता था, लेकिन शायद कुछ लोग इतने चतुर थे कि सबक सीख लें। महल की दीवारों पर आसमान धूसर हो रहा था। भोर दूर नहीं हो सकती थी। स्माइलर और अपने लिए एक घोड़ा काठी बांध लो। मर्च, गैरिस, पॉक्सिटिम, तुम भी आओगे। मर्च और गैरिस महल में सबसे अच्छे शिकारी थे, और टिम एक बेहतरीन धनुर्धर था। अगर रेडनोज, गैलमार, रीक, वैक्स, उसे अपनी पीठ पर नजर रखने के लिए अपने लोगों की जरूरत थी। फर्लिन, मुझे शिकारी कुत्ते चाहिए और तुम उन्हें संभालो। भूरे रंग के केनेल मास्टर ने अपनी बाहें पार कर ली। और मैं अपने सच्चे जन्मे स्वामियों और शिशुओं का शिकार क्यों करना चाहूंगा? थियोन करीब चला गया। मैं अब तुम्हारा सच्चा स्वामी हूं, और वह आदमी जो पल्ला को सुरक्षित रखता है। उसने देखा कि फार्लेन की आंखों में विद्रोह मर गया है। हाँ, महामहिम। पीछे हटते हुए थियोन ने यह देखने के लिए इधर उधर देखा कि वह और किसे जोड़ सकता है। मास्टर लुविन, उसने घोषणा की, मुझे शिकार के बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, लेकिन मैं अपनी अनुपस्थिति में महल में तुम पर भरोसा नहीं करता। तो अब समय आ गया है कि तुम सीखो। मुझे भी आने दो। मुझे वो भेड़िए की खाल का लबादा चाहिए। एक लड़का आगे बढ़ा जो ब्रैंड से ज्यादा बड़ा नहीं था। थियोन को उसे याद करने में एक पल लगा। मैंने पहले भी कई बार शिकार किया है, वॉल्डर फ्रे ने कहा। लाल हिरण और एल्क और यहां तक कि सुअर भी। उसका चचेरा भाई उस पर हंसा। वह सनेरा अपने पिता के साथ सुअर के शिकार पर गया था, लेकिन उन्होंने उसे कभी सुअर के पास नहीं जाने दिया। थियोन ने लड़के को संदेह से देखा। अगर तुम चाहो तो आओ, लेकिन अगर तुम साथ नहीं रह सकते, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। वह ब्लैक लॉरेन की ओर मुड़ा। मेरी अनुपस्थिति में विंटरफेल तुम्हारा है। अगर हम वापस नहीं लौटे तो तुम तो तुम जो चाहो करो। उस खूनी कुएं को देखकर उन्हें मेरी सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वे हंटर गेट के पास इकट्ठे हुए जब सूरज की पहली पीली किरणें बेल टॉवर के ऊपर से गुजरी। उनकी सांसें ठंडी सुबह की हवा में जम रही थीं। गैलमार ने खुद को एक लंबी कुल्हाड़ी से लैस किया था, जिसकी पहुंच से वह भेड़ियों के उस पर हमला करने से पहले हमला कर सकता था। ब्लेड इतना भारी था कि एक ही वार से मार सकता था। एगर ने स्टील की घुंघरू पहनी थी। रीक एक सुअर का भाला और एक भरी हुई धोबी की बोरी लेकर आया, जिसमें भगवान जाने क्या क्या भरा हुआ था। थियोन के पास उसका धनुष था। उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। एक बार उसने एक तीर से ब्रैंड की जान बचाई थी। उसे उम्मीद थी कि उसे दूसरे तीर से जान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी
पुश रिप। 11 आदमी, 2 लड़के और 1 दर्जन कुत्ते खाई को पार कर गए। बाहरी दीवार के पार नरम जमीन में पद चिन्ह साफ साफ पढ़े जा सकते थे। भेड़ियों के पंजे के निशान, हुड़ोर के भारी पैरों के निशान, 2 रीड्स के पैरों के हल्के निशान। एक बार पेड़ों के नीचे पथरीली जमीन और गिरे हुए पत्तों के कारण रास्ता देखना मुश्किल हो गया था, लेकिन तब तक फरलेन की लाल कुतिया को गंध आ गई थी। बाकी कुत्ते पीछे थे। शिकारी कुत्ते सूंघ रहे थे और भौंक रहे थे। पीछे 2 राक्षसी मास्टिफ कुत्ते थे। उनका आकार और क्रूरता किसी कोने में फंसे हुए डायरवुल्फ के खिलाफ अंतर पैदा कर सकती थी। उसने अनुमान लगाया होगा कि ओशा शायद सर रॉड्रिक के दक्षिण की ओर भाग जाए, लेकिन रास्ता उत्तर पश्चिम से उत्तर की ओर जाता था, वुल्फ्सवुड के बिल्कुल बीच में। थियोन को यह जरा भी पसंद नहीं आया। यह एक कड़वी विडंबना होगी अगर स्टार्क्स डीपवुड मोटे की ओर बढ़े और खुद को सीधे आशा के हाथों में सौंप दे। मैं उन्हें जल्दी ही मार डालूंगा, उसने कड़वाहट से सोचा। मूर्ख की तुलना में क्रूर दिखना बेहतर है। पेड़ों के बीच पीली धुंध के झोंके फैले हुए थे। यहां पर प्रहरी और सैनिक चीड़ के पेड़ घने हो गए थे और सदाबहार जंगल जितना अंधेरा और उदास कुछ भी नहीं था। जमीन असमान थी और गिरी हुई सुइयों ने टर्फ की कोमलता को छिपा दिया था और घोड़ों के लिए पैर रखना जोखिम भरा बना दिया था। खा नहीं रहे था, इसलिए उन्हें धीरे धीरे चलना पड़ा। हालांकि किसी अपंग को ले जाने वाले व्यक्ति या 4 साल के बच्चे को पीठ पर लादे हुए किसी हड्डीदार औरत की तरह धीरे धीरे नहीं। उसने खुद से कहा कि धैर्य रखो, दिन निकलने से पहले वह उन्हें पकड़ लेगा। जब वे एक खड्ड के किनारे एक खेल के निशान का पीछा कर रहे थे, थे तो मास्टर लुबिन उनके पास पहुंचे। अब तक शिकार करना जंगल में घुड़सवारी करने से अलग नहीं लगता है मेरे प्रभु। थियोन मुस्कुराया। समानताएं हैं, लेकिन शिकार के साथ अंत में खून होता है। क्या ऐसा होना चाहिए? यह भागना बहुत बड़ी मूर्खता थी, लेकिन क्या आप दयालु नहीं होंगे? ये आपके पालक भाई हैं जिन्हें हम चाहते हैं। कोई स्टार्क नहीं, लेकिन रॉब कभी मेरे प्रति भाईचारे वाला था। लेकिन ब्रैन और रिकन मेरे लिए मरने से ज्यादा जीवित हैं। यही बात रीड्स के बारे में भी सच है। मोट कैलिन दलदल के किनारे पर स्थित है। लॉर्ड हॉबलैंड अगर चाहे तो आपके चाचा के व्यवसाय को नरक में ले जा सकता है, लेकिन जब तक आप उसके उत्तराधिकारियों को अपने पास रखते हैं, तब तक उसे अपना हाथ रोकना होगा। थियोन ने इस पर विचार नहीं किया था। सच में उसने शायद ही कभी मडमैन के बारे में सोचा था। मीरा को 1 या 2 बार देखने और यह सोचने के अलावा कि क्या वह अभी भी एक युवती है। आप सही हो सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो हम उन्हें छोड़ देंगे। और होडोर भी। मुझे उम्मीद है। लड़का सरल है। आप यह जानते हैं, वह वही करता है जो उसे बताया जाता है। उसने कितनी बार आपके घोड़े को तैयार किया है, आपकी काठी को साबुन लगाया है, आपके मेल को साफ किया है। होडोर उसके लिए कुछ भी नहीं था। अगर वह हमसे नहीं लड़ता है तो हम उसे जीने देंगे। थियोन ने एक उंगली उठाई। लेकिन जंगली को छोड़ने के बारे में एक शब्द कहो और तुम उसके साथ मर सकते हो। उसने मुझे शपथ दिलाई और उस पर पेशाब किया। मास्टर ने अपना सिर झुकाया। मैं शपथ तोड़ने वालों के लिए कोई माफी नहीं मांगता। आपको जो करना है वह करें। मैं आपकी दया के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। दया लुविन के पीछे हटने पर थियोन ने सोचा, यह एक खूनी जाल है, बहुत ज्यादा, और वे आपको कमजोर कहते हैं। बहुत कम, और आप राक्षसी हैं। फिर भी मास्टर ने उसे अच्छी सलाह दी थी। वह जानता था। उसके पिता ने केवल विजय के बारे में सोचा, लेकिन अगर आप इसे संभाल नहीं सकते तो राज्य लेने का क्या फायदा। बल और भय आपको केवल इतनी दूर तक ले जा सकते हैं। अफसोस की बात है कि नेड स्टार्क अपनी बेटियों को दक्षिण ले गया था, अन्यथा थियोन उनमें से किसी एक से शादी करके विंटरफेल पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता था। सेंसा भी एक सुंदर छोटी सी चीज थी और अब तक शायद बिस्तर के लिए भी तैयार हो गई थी, लेकिन वह लैनिस्टर्स के चंगुल में 1000 लीग दूर थी। शर्म की बात है, जंगल और भी जंगली हो गया। चीड़ और प्रहरी की जगह विशाल काले ओक ने ले ली। नागफनी की उलझने खतरनाक खाइयों और कटों को छिपाती थीं। पथरीली पहाड़ियां उठती और गिरती थीं। वे एक क्रॉफ्टर की झोपड़ी से गुजरे, जो सुनसान और ऊंचे कपड़े पहने हुए थी, और एक बाढ़ वाली खदान के किनारे से गुजरी जहां शांत पानी था, स्टील की तरह धूसर चमक। जब कुत्तों ने भौंकना शुरू किया तो थियोन को लगा कि भगोड़े पास ही हैं। उसने स्माइलर को उकसाया और तेजी से पीछा किया।
लेकिन उसे जो मिला वह सिर्फ एक युवा एल्क का शव था, या उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा। वह करीब से देखने के लिए घोड़े से उतरा। शिकार अभी भी ताजा था और स्पष्ट रूप से भेड़ियों का काम था। कुत्तों ने उत्सुकता से उसके चारों ओर सूंघते हुए देखा और मास्टिफ में से एक ने अपने दांतों को तब तक दबाया जब तक कि फॉर्लिन ने उसे नहीं डांटा। थियोन को एहसास हुआ कि इस जानवर का कोई भी हिस्सा नहीं काटा गया है। भेड़ियों ने खाया, लेकिन मनुष्यों ने नहीं। भले ही ओशा आग का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन उसे उनके लिए कुछ स्टेक काटने चाहिए थे। इतना अच्छा मांस सड़ने के लिए छोड़ना कोई मतलब नहीं था। फॉर्लिन, क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही रास्ते पर हैं? उसने पूछा। क्या तुम्हारे कुत्ते गलत भेड़ियों का पीछा कर रहे हैं? मेरी कुतिया समर और शैगी की गंध को अच्छी तरह से पहचानती हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। आपकी खातिर 1 घंटे से भी कम समय बाद आराम आबिता पगडंडी ढलान से नीचे एक कीचड़ भरे नाले की ओर ले गई जो हाल ही में हुई बारिश से उफन रहा था। यहीं पर कुत्तों ने गंध खोदी थी। फर्लिन और वेक्स कुत्तों के साथ नदी पार कर गए और सिर हिलाते हुए वापस आ गए, जबकि जानवर दूर किनारे पर इधर उधर घूम रहे थे, सूंघ रहे थे। वे यहां अंदर गए महाशय, लेकिन मैं नहीं देख सकता कि वे कहां से बाहर आते हैं। केनेल मास्टर ने कहा। थियोन घोड़े से उतरा और धारा के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उसमें हाथ डाला। पानी ठंडा था। वे इसमें ज्यादा देर तक नहीं रुके होंगे, उसने कहा। आधे कुत्तों को नीचे की ओर ले जाओ, मैं ऊपर जाऊंगा। वेक्स ने जोर से अपने हाथों को एक साथ मिलाते हुए कहा। यह क्या है? थियोन ने कहा। मूक लड़के ने इशारा किया। पानी के पास की जमीन भीगी और कीचड़ भरी थी। भेड़ियों के छोड़े गए निशान काफी साफ थे। पंजे के निशान, हाँ। तू दे दो। वेक्स ने अपनी एड़ी कीचड़ में ठोकी और अपने पैर को इधर उधर घुमाया। इसने एक गहरा गड्ढा बना दिया। जोसेफ समझ गया। होडोर के आकार का एक आदमी इस कीचड़ में एक गहरा निशान छोड़ सकता था, उसने कहा। उसकी पीठ पर एक लड़के के वजन के साथ और भी अधिक। फिर भी यहां केवल जूते के निशान हमारे अपने हैं। खुद ही देख लो। हैरान, थियोन ने देखा कि यह सच था। भेड़िए अकेले ही गंदे भूरे पानी में चले गए थे। अगर तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, केवल एक ही निशान था मेरे प्रभु, मैं इसकी कसम खाता हूं, गैरिस ने रक्षात्मक ढंग से कहा। और डायरवुल्फ उन लड़कों से कभी अलग नहीं होते, लंबे समय तक नहीं। ऐसा ही है, थियोन ने सोचा। समर और शैगी डॉग शिकार के लिए चले गए होंगे, लेकिन जल्द ही या देर से वे ब्रैन और रिकॉन के पास लौट आएंगे। गैरिस, मर्च, 4 कुत्ते लो और वापस आओ। पता लगाओ कि हमने उन्हें कहां खो दिया है। एगर, तुम उन पर नजर रखो, मैं कोई चालाकी नहीं करूंगा। फॉर्लिन और मैं डायरवुल्फों का पीछा करेंगे। जब तुम निशान पकड़ोगे तो हॉर्न बजाओगे। अगर तुम जानवरों को खुद देख लो तो 2 धमाके। एक बार जब हम पालेंगे कि वे कहां गए तो वे हमें वापस अपने मालिकों के पास ले जाएंगे। उसने वैक्स, फ्रे लड़के और गिनर रेडनोज को ऊपर की ओर खोजने के लिए ले लिया। भेड़िए किसी भी किनारे से निकल सकते थे। थियोन ने पदचिह्नों, निशानों, टूटी शाखाओं, किसी भी संकेत पर नजर रखी कि डायरवुल्फ ने पानी कहां छोड़ा होगा। उसने हिरण, एल्क और बेजर के पदचिह्न आसानी से देखे। वैक्स ने धारा में पानी पी रही एक लोमड़ी को चौंका दिया और वॉल्डर ने झाड़ियों से 3 खरगोशों को बाहर निकाला और एक में तीर मारने में कामयाब रहा। उन्होंने पंजे के निशान देखे जहां एक भालू ने एक लंबे बर्च की छाल को चीर दिया था, लेकिन डायरवुल्फ का कोई निशान नहीं था। थोड़ा आगे थियोन ने खुद से कहा, उस ओक के पीछे उभार के ऊपर धारा के अगले मोड़ के पीछे हम वहां कुछ पाएंगे। वह बहुत देर तक आगे बढ़ता रहा जब तक उसे पता नहीं चला कि उसे वापस लौट जाना चाहिए। उसके पेट में बढ़ती चिंता की भावना। दोपहर का समय था जब उसने स्माइलर के सिर को घृणा से घुमाया और हार मान ली। किसी तरह ओशा और दुखी लड़के उससे बच रहे थे। यह संभव नहीं था, पैदल नहीं, एक अपंग और एक छोटे बच्चे के साथ। हर बीतते घंटे के साथ इस बात की संभावना बढ़ती जा रही थी कि वे बचकर निकल जाएंगे। अगर वे किसी गांव में पहुंच जाते, उत्तर के लोग नेड स्टार्क के बेटों, रॉब के भाइयों को कभी मना नहीं करेंगे। उनके पास अपने रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए घोड़े और भोजन होगा। लोग उनकी रक्षा करने के सम्मान के लिए लड़ेंगे। पूरा खूनी उत्तर उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाएगा। भेड़िए नीचे की ओर चले गए, बस इतना ही। वह उस विचार से चिपका रहा,
वह लाल कुतिया सूंघ कर बताएगी कि वे पानी से कहां से निकले हैं और हम फिर से उनके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब वे फार्लिन के समूह में शामिल हो गए तो कैनल मास्टर के चेहरे पर एक नजर ने थियोन की सारी उम्मीदें चूर चूर कर दी। ये कुत्ते केवल भालू को मारने के लिए ही उपयुक्त हैं, उसने गुस्से में कहा। काश मेरे पास एक भालू होता। कुत्तों की कोई गलती नहीं है। फार्लिन एक मास्टिफ और अपनी प्यारी लाल कुतिया के बीच घुटनों के बल बैठ गया, दोनों पर एक एक हाथ। बहते पानी में कोई गंध नहीं होती महाशय। भेड़ियों को कहीं ना कहीं धारा से बाहर आना ही था। इसमें कोई शक नहीं कि वे निकले थे, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। हम चलते रहते हैं, हम जगह ढूंढ लेंगे, लेकिन किस तरफ? मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भेड़िया मीलों तक धारा के तल पर दौड़ सकता। मुझे शापित चीजों की खाल उतार लेनी चाहिए थी। जब वे गैरिस, मर्च और एगर से फिर से मिले तो फिर से वही कहानी दोहराई गई। शिकारियों ने विंटरफेल के आधे रास्ते से अपने कदम वापस खींच लिए थे, लेकिन उन्हें कोई संकेत नहीं मिला कि स्टार्क्स ने डायरवुल्फ के साथ कंपनी कहां छोड़ी होगी। फार्लिन के शिकारी कुत्ते अपने मालिकों की तरह ही निराश लग रहे थे। वे पेड़ों और चट्टानों को उदास होकर सूंघ रहे थे और एक दूसरे पर चिढ़कर झपट रहे थे। थियोन ने हार मानने की हिम्मत नहीं की। हम नाले में वापस लौटेंगे, फिर से खोज करेंगे। इस बार हम जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। हम उन्हें नहीं पाएंगे, फ्रे लड़के ने अचानक कहा। जब तक मेंढक खाने वाले उनके साथ हैं तब तक नहीं। मर्डमैन चुपके से काम करते हैं। वे सभ्य लोगों की तरह नहीं लड़ेंगे। वे छिपकर रहते हैं और जहरीले तीरों का इस्तेमाल करते हैं। आप उन्हें कभी नहीं देखते, लेकिन वे आपको देखते हैं। जो लोग उनके पीछे दलदल में चले जाते हैं वे खो जाते हैं और कभी बाहर नहीं आते। उनके घर हिल जाते हैं, यहां तक कि ग्रे वाटर वॉच जैसे महल भी। उसने घबराकर हरियाली पर नजर डाली जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थी। वे शायद अभी वहां बाहर हों, हमारी हर बात सुन रहे हों। फार्लिन ने हंसते हुए दिखाया कि वह इस धारणा के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे कुत्ते उन झाड़ियों में कुछ भी सूंघ सकते हैं। हवा निकलने से पहले उन पर चढ़ जाओ बेटा। मेंढक खाने वाले लोगों की गंध इंसानों जैसी नहीं होती, फ्रे ने जोर देकर कहा। उनकी बदबू दलदली होती है, जैसे मेंढक और पेड़ और मैले पानी की। बालों की जगह उनकी बाहों के नीचे काई उगती है और वे खाने के लिए मिट्टी के अलावा कुछ नहीं खा सकते और दलदली पानी में सांस ले सकते हैं। थियोन उसे बताने ही वाला था कि उसे अपनी नर्स की कहानी के साथ क्या करना चाहिए जब मास्टर लुविन ने बात की। इतिहास कहता है कि क्रैनोगमैन उन दिनों जंगल के बच्चों के करीब हो गए थे जब ग्रीनसीयर नेक पर पानी के हथौड़े को नीचे लाने की कोशिश की थी। हो सकता है कि उनके पास गुप्त ज्ञान हो। अचानक जंगल पहले की तुलना में बहुत अधिक अंधेरा लगने लगा, जैसे सूरज के सामने बादल छा गया हो। किसी मूर्ख लड़के का मूर्खतापूर्ण बातें करना एक बात थी, लेकिन मास्टर्स को बुद्धिमान माना जाता था। मुझे केवल ब्रैन और रिकन की चिंता है, थियोन ने कहा, वापस धारा की ओर। अब एक पल के लिए उसे नहीं लगा कि वे आज्ञा मानने वाले हैं, लेकिन अंत में पुरानी आदत ने खुद को साबित कर दिया। वे उदास होकर पीछे चले गए, लेकिन वे पीछे चले गए। फ्रे लड़का उन खरगोशों की तरह ही उछल कूद कर रहा था जिन्हें उसने पहले भगाया था। थियोन ने दोनों किनारों पर लोगों को रखा और धारा का अनुसरण किया। वे मीलों तक धीरे धीरे और सावधानी से चलते हुए, घोड़ों को खतरनाक जमीन पर ले जाने के लिए उतरते हुए, हर झाड़ी को सूंघने के लिए अच्छे अच्छे कुत्तों को छोड़ देते थे। जहां एक गिरे हुए पेड़ ने प्रवाह को रोक दिया था, शिकारियों को एक गहरे हरे तालाब के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अगर डायरवुल्फ ने भी ऐसा ही किया होता तो वे न तो कोई निशान छोड़ते और न ही कोई निशान। ऐसा लग रहा था कि जानवरों ने तैरना सीख लिया था। जब मैं उन्हें पकड़ लूंगा तो वे पूरी तरह तैर लेंगे। मैं उन दोनों को डूबे हुए भगवान को दे दूंगा। जब जंगल में अंधेरा छाने लगा, थियोन ग्रेजॉय को पता चल गया कि वह हार गया है। या तो क्रैनोगमैन जंगल के बच्चों के जादू को जानते थे, या फिर ओशा ने उन्हें किसी जंगली चाल से धोखा दिया था। उसने उन्हें शाम के अंधेरे में आगे बढ़ने को कहा, लेकिन जब आखिरी रोशनी फीकी पड़ गई तो जोसेफ ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और कहा, यह बेकार है मेरे मालिक, हम घोड़े को लंगड़ा कर देंगे, टांग तोड़ देंगे। जोसेफ का यह कहना सही है, मास्टर लुविन ने कहा। मशाल की रोशनी में जंगल में टटोलने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। थियोन को अपने गले के पीछे पित्त का स्वाद आ रहा था और उसका पेट सांपों का घोंसला था जो एक दूसरे से लिपटे और झपट रहे थे। अगर वह खाली हाथ विंटरफेल वापस चला गया तो उसे अब से रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए और नुकीली टोपी पहननी चाहिए।
पूरा उत्तर उसे मूर्ख के रूप में पहचान लेगा। और जब मेरे पिता और आशा ने सुना, महाराज राजकुमार, रीक ने अपने घोड़े को पास आने के लिए कहा, हो सकता है कि स्टार्क कभी इस तरफ से ना आए हों। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद उत्तर और पूर्व की ओर चला जाता, अंबर्स के पास। वे अच्छे स्टार्क लोग हैं, लेकिन उनकी जमीनें बहुत दूर हैं। लड़के कहीं नजदीक ही शरण लेंगे। शायद मुझे पता हो कि कहां। थियोन ने उसे संदेह से देखा। मुझे बताओ, क्या तुम उस पुरानी मिल को जानते हो जो एकॉर्न वाटर पर अकेली बैठी है? जब मुझे बंदी बनाकर विंटरफेल ले जाया जा रहा था तो हम वहां रुके थे। मिलर की पत्नी ने हमें हमारे घोड़ों के लिए घास बेची, देश बेची, जबकि वह बूढ़ा शूरवीर अपने बच्चों पर चिल्ला रहा था। हो सकता है कि स्टार्क वहां छिपे हों। थियोन मिल को जानता था। उसने मिलर की पत्नी को 1-2 बार पटक भी दिया था। इसमें या उसमें कुछ खास नहीं था। वहां क्यों? वहां 1 दर्जन गांव और होल्ड फास्ट हैं। उसी सना में पशी कोई माँ बेशी हैं जो इतने ही नजदीक हैं। उन पीली आंखों में मनोरंजन चमक रहा था। क्यों? अब यह जानना पड़े है, लेकिन वे वहां हैं, मुझे ऐसा लगता है। वह आदमी के धूर्त उत्तरों से परेशान हो रहा था। उसके होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे 2 कीड़े आपस में छुदाई कर रहे हों। क्या कह रहे हो? अगर तुमने मुझसे कुछ जानकारी छिपाई है? महाराज, रीक घोड़े से उतरा और थियोन को भी ऐसा ही करने के लिए इशारा किया। जब वे दोनों पैदल चल रहे थे तो उसने विंटरफेल से लाया हुआ कपड़े का बोरा खोला। यहां एक नजर डालो। देखना मुश्किल होता जा रहा था। थियोन ने अधीरता से अपना हाथ बोरे में डाला। मुलायम फर और खुरदुरे खुरदरे ऊन के बीच टटोलते हुए एक नुकीला बिंदु उसकी त्वचा में चुभ गया और उसकी उंगलियां किसी ठंडी और सख्त चीज के चारों ओर बंद हो गईं। उसने एक भेड़िए के सिर वाला ब्रोच निकाला जो चांदी और जेट रंग का था। समझ अचानक आई। उसका हाथ मुट्ठी में बंद हो गया। गैलमार, उसने कहा, यह सोचते हुए कि वह किस पर भरोसा कर सकता है। उनमें से किसी पर भी नहीं। अग्गर, रेडनोज, हमारे साथ। आप में से बाकी लोग शिकारी कुत्तों के साथ विंटरफेल लौट सकते हैं। मुझे अब उनकी कोई जरूरत नहीं होगी। मैं जानता हूं कि ब्रैन और रिकॉन अब कहां छिपे हैं। राजकुमार थियोन, मास्टर लुविन ने विनती की, आपको अपना वादा याद रहेगा। दया, आपने कहा था। दया आज सुबह के लिए थी, थियोन ने कहा। हंसे जाने से डरना बेहतर है, इससे पहले कि वे मुझे गुस्सा दिलाएं। जॉन, वे रात में आग देख सकते थे। एक गिरे हुए तारे की तरह पहाड़ के किनारे टिमटिमा रही थी। यह अन्य तारों की तुलना में अधिक लाल जल रहा था और टिमटिमा नहीं रहा था। हालांकि कभी कभी यह चमकीला हो जाता था और कभी कभी दूर की चिंगारी सुस्त और फीकी से अधिक कुछ नहीं रह जाता था। आधा मील आगे और 2000 फीट ऊपर जॉन अपनी जवानी के बसंत में, वह एक राजा का अनुचर था, इसलिए काले भाई उसे अभी भी स्क्वायर डब्रिज कहते थे। मुझे आश्चर्य है कि मेंस रेडर को किस बात का डर है। अगर उसे पता होता कि उन्होंने आग जलाई है तो वह बेचारे कमीनों की खाल उतार देता, एबेन ने कहा। एक छोटा गंजा आदमी जिसकी मांसपेशियां पत्थरों के थैले की तरह थीं। आग यहां जीवन है, खोरिन हाफहैंड ने कहा, लेकिन यह मौत भी हो सकती है। उसके आदेश से पहाड़ों में प्रवेश करने के बाद से उन्होंने खुली लपटों का जोखिम नहीं उठाया था। उन्होंने ठंडा नमकीन गोमांस, सख्त रोटी और सख्त पनीर खाया और कपड़े पहने और लबादों और फर के ढेर के नीचे एक दूसरे की गर्मी के लिए आभारी होकर सोते थे। इसने जॉन को बहुत पहले विंटरफेल में ठंडी रातें याद दिला दी, जब उसने अपने भाइयों के साथ एक बिस्तर साझा किया था। ये लोग भी भाई थे, हालांकि जिस बिस्तर पर वे साझा करते थे वह पत्थर और मिट्टी का था। उनके पास एक सींग होगा, स्टोन स्नेक ने कहा। हाफहैंड ने कहा, एक सींग जिसे उन्हें नहीं बजाना चाहिए। रात में यह एक लंबी और क्रूर चढ़ाई है, एबेन ने कहा, क्योंकि उसने चट्टानों में एक दरार के माध्यम से दूर की चिंगारी को देखा जिसने उन्हें आश्रय दिया था। आसमान बादलों से रहित था। दांतेदार पहाड़ काले पर काले रंग के ऊपर उठ रहे थे, बहुत ऊपर तक, जहां बर्फ और बर्फ के उनके ठंडे मुकुट चांदनी में हल्के से चमक रहे थे। और एक लंबी गिरावट, खोरिन हाफहैंड ने कहा। 2 आदमी, मुझे लगता है वहां 2 लोग होने चाहिए, चेरैन जो निगरानी साझा कर रहे हों। मैं, रेंजर जिसे वे स्टोन स्नेक कहते थे, उसने पहले ही दिखा दिया था कि वह उनमें से सबसे अच्छा पर्वतारोही था। यह वही होना चाहिए। और मैं, जॉन स्नो ने कहा। खोरिन हाफहैंड ने उसकी ओर देखा। जॉन हवा की तीक्ष्णता सुन सकता था क्योंकि यह उनके ऊपर के ऊंचे दर्रे से कांप रही थी।
जब यह हो जाए तो एक जलती हुई आग फेंको। हम तब आएंगे जब हम इसे गिरते देखेंगे। अभी से शुरू करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं है, स्टोन स्नेक ने कहा। उन्होंने प्रत्येक ने रस्सी का एक लंबा कुंडल लिया। स्टोन स्नेक ने लोहे की कीलों का एक थैला भी उठाया और एक छोटा हथौड़ा जिसका सिर मोटे फेल्ट में लिपटा हुआ था। उन्होंने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया, साथ ही अपने हेलमेट, मेल और घोस्ट को भी। जॉन ने घुटनों के बल बैठकर डायरवुल्फ को अपने ऊपर हावी होने दिया, इससे पहले कि वे निकल पड़े। रुको, उसने आदेश दिया, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। स्टोन स्नेक ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। वह एक छोटा दुबला पतला आदमी था, 50 के करीब, और दाढ़ी के बाल सफेद थे, लेकिन वह दिखने से ज्यादा मजबूत था और उसके पास जॉन के द्वारा देखे गए किसी भी व्यक्ति की तुलना में सबसे अच्छी रात की आंखें थीं। उसे आज रात उनकी जरूरत थी। दिन में पहाड़ नीले भूरे रंग के होते थे, बर्फ से ढके होते थे, लेकिन जैसे ही सूरज दांतेदार चोटियों के पीछे छिप जाता था, वे काले हो जाते थे। अब उगते चांद ने उन्हें सफेद और चांदी में रंग दिया था। काले भाई काली चट्टानों के बीच, काली छायाओं के बीच आगे बढ़े, एक खड़ी घुमावदार पगडंडी पर चढ़ते हुए, जैसे कि उनकी सांस काली हवा में जमी हुई थी। जॉन अपने मेल के बिना लगभग नग्न महसूस कर रहा था, लेकिन उसे इसका वजन याद नहीं आया। यह कठिन और धीमा था। यहां जल्दी करने का मतलब था टखने के टूटने या इससे भी बदतर होने का जोखिम उठाना। स्टोन स्नेक को पता था कि अपने पैर कहां रखने हैं, जैसे कि सहज ज्ञान से, लेकिन जॉन को टूटी हुई असमान जमीन पर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी। स्किरलिंग दर्रा वास्तव में दर्रों की एक श्रृंखला थी, एक लंबा घुमावदार रास्ता जो बर्फीली हवा से बनी चोटियों के चारों ओर से ऊपर की ओर जाता था और छिपी हुई घाटियों से नीचे जाता था, जहां शायद ही कभी सूरज दिखाई देता था। अपने साथियों के अलावा जॉन ने जंगल को पीछे छोड़ने और ऊपर की ओर बढ़ने के बाद से किसी जीवित व्यक्ति को नहीं देखा था। फ्रॉस्ट फैंग्स देवताओं द्वारा बनाए गए किसी भी स्थान की तरह क्रूर थे और मनुष्यों के लिए उतने ही शत्रुतापूर्ण थे। यहाँ हवा चाकू की तरह काटती थी और रात में एक माँ की तरह अपने मारे गए बच्चों के लिए विलाप करती थी। उन्होंने जो कुछ पेड़ देखे वे छोटे विचित्र चीजें थीं जो दरारों और दरारों से बगल की ओर उग रही थीं। चट्टानों की टूटी हुई अलमारियां अक्सर पगडंडी पर लटकती थीं, लटकती हुई बर्फ की चट्टानों से घिरी हुई जो दूर से लंबे सफेद दांतों की तरह दिखती थीं। फिर भी जॉन स्नो को यहाँ आने का कोई अफसोस नहीं था। यहाँ भी अजूबे थे। उसने बर्फीले पतले झरनों पर चमकती धूप देखी थी जो पत्थर की चट्टानों के ऊपर से गिरते थे, और एक पहाड़ी घास का मैदान जो शरद ऋतु के जंगली फूलों, नीले ठंडे स्नैक्स और चमकीले लाल रंग के ठंडों और लाल और सुनहरे रंग के पाइपर घास से भरा था। उसने इतनी गहरी और काली खाइयों में झांका था कि वे किसी नरक में समाप्त होने वाली लगती थीं, और उसने अपने गैरोन को प्राकृतिक पत्थर के एक हवा से भरे पुल पर सवार किया था जिसके दोनों ओर आकाश के अलावा कुछ भी नहीं था। चील ऊंचाइयों पर घोंसला बनाती थी और घाटियों का शिकार करने के लिए नीचे आती थी। बड़े नीले भूरे पंखों पर सहजता से चक्कर लगाती थीं जो लगभग आकाश का हिस्सा लगते थे। एक बार उसने एक छाया बिल्ली को एक मेढ़े का पीछा करते हुए देखा था जो तरल धुएं की तरह पहाड़ की ढलान से नीचे बहता था जब तक कि वह झपटने के लिए तैयार नहीं हो जाता। अब झपटने की बारी हमारी थी। वह चाहता था कि वह उस छाया बिल्ली की तरह निश्चित और चुपचाप आगे बढ़ सके और उतनी ही तेजी से मार सके। लॉन्गा क्लॉ उसकी पीठ पर म्यान में था, लेकिन उसके पास इसका उपयोग करने के लिए जगह नहीं हो सकती थी। वह करीब से काम करने के लिए कटार और खंजर साथ रखता था। उनके पास हथियार भी होंगे, आर्म हाउस पेन, और मैं बख्तरबंद नहीं हूं। वह सोच रहा था कि रात के अंत तक कौन छाया बिल्ली साबित होगा और कौन मेढ़ा। वे बहुत दूर तक पगडंडी पर ही रहे, पहाड़ के किनारे किनारे ऊपर की ओर, हमेशा ऊपर की ओर, उसके मोड़ और घुमावों का अनुसरण करते हुए। कभी कभी पहाड़ अपने आप पर वापस मुड़ जाता था और वे आग को देखना भूल जाते थे, लेकिन जल्दी या देर से वह हमेशा फिर से प्रकट हो जाती थी। स्टोन स्नेक ने जो रास्ता चुना वह घोड़ों के लिए कभी काम नहीं आता। कई जगहों पर जॉन को ठंडे पत्थर पर अपनी पीठ टिकानी पड़ी और केकड़े की तरह इंच इंच करके बगल की ओर घिसटना पड़ा। यहां तक कि जहां रास्ता चौड़ा था वहां भी जोखिम भरा था। वहां दरारें इतनी बड़ी थीं कि एक आदमी का पैर उसमें समा सकता था।
मलबा था जिस पर ठोकर लग सकती थी, खोखली जगहें जहां दिन में पानी जमा होता था और रात में जम जाता था। एक कदम और फिर दूसरा, जॉन ने खुद से कहा। एक कदम और फिर दूसरा और मैं गिरूंगा नहीं। उसने फिस्ट ऑफ द फर्स्ट मैन को छोड़ने के बाद से दाढ़ी नहीं बनाई थी और उसके होंठ के बाल जल्द ही ठंड से सख्त हो गए थे। चढ़ाई के 2 घंटे बाद हवा इतनी तेज चलने लगी कि वह बस झुककर चट्टान से चिपक गया और प्रार्थना करने लगा कि वह पहाड़ से उड़ न जाए। एक कदम और फिर दूसरा। जब तूफान थम गया तो उसने फिर से चलना शुरू किया। एक कदम और फिर दूसरा और मैं गिरूंगा नहीं। जल्द ही वे इतने ऊंचे हो गए कि नीचे देखना बेहतर नहीं था। नीचे कुछ भी नहीं था, केवल लम्हाई लेने वाला कालापन था। ऊपर कुछ भी नहीं था, केवल चांद और तारे थे। पहाड़ तुम्हारी मां है, स्टोन स्नेक ने कुछ दिन पहले एक आसान चढ़ाई के दौरान उससे कहा था। उससे लिपट जाओ, अपना चेहरा उसके स्तनों से सटाओ और वह तुम्हें नहीं गिराएगी। जॉन ने इसका मजाक उड़ाया था, यह कहते हुए कि वह हमेशा सोचता था कि उसकी मां कौन है, लेकिन उसे फ्रॉस्ट फैंग्स में खोजने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अपनी रस्सी का एक छोर अपनी कमर के चारों ओर बांधा, दूसरा छोर जॉन के चारों ओर। जब रस्सी तनी हुई हो तो मेरे पीछे आओ। रेंजर ने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि तुरंत ही शुरू कर दिया, उंगलियों और पैरों से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जॉन की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से। लंबी रस्सी धीरे धीरे खुल गई। जॉन ने उसे ध्यान से देखा, ध्यान दिया कि वह कैसे जा रहा है और उसे प्रत्येक पकड़ कहां मिली। और जब भांग का अंतिम फंदा खुल गया तो उसने अपने दस्ताने उतार दिए और बहुत धीरे धीरे उसका पीछा किया। स्टोन स्नेक ने रस्सी को चट्टान की चिकनी कील के चारों ओर घुमाया था, जिसका वह इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही जॉन उसके पास पहुंचा, उसे हिलाकर ढीला कर दिया और फिर से चल पड़ा। इस बार जब वह उनके बंधन के अंत तक पहुंचा तो कोई सुविधाजनक दरार नहीं थी, इसलिए उसने अपना फेल्ट हेडेड हथौड़ा निकाला और पत्थर की दरार में एक कील को धीरे धीरे थपथपाते हुए गहरी ठोंक दिया। ध्वनियां जितनी भी धीमी थीं, वे पत्थर से इतनी जोर से गूंज रही थीं कि जॉन हर झटके के साथ सिहर उठा। उसे यकीन था कि जंगली लोग भी उन्हें सुन रहे होंगे। जब कील सुरक्षित हो गई तो स्टोन स्नेक ने रस्सी को उसमें सुरक्षित कर दिया और जॉन उसके पीछे चल पड़ा। पहाड़ के स्तन को चूसो, उसने खुद को याद दिलाया। नीचे मत देखो, अपना वजन अपने पैरों के ऊपर रखें। नीचे ना देखें, अपने सामने की चट्टान को देखें, वहां एक अच्छा सहारा है। हाँ, नीचे ना देखें, मैं वहां उस चट्टान पर सांस ले सकता हूँ। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। मुझे बस वहां तक पहुंचने की जरूरत है, कभी नीचे मत देखो। एक बार जब उसने अपना वजन डाला तो उसका पैर फिसल गया और उसका दिल उसकी छाती में रुक गया। लेकिन भगवान अच्छे थे और वह गिरा नहीं। वह चट्टान से अपनी उंगलियों में ठंड महसूस कर सकता था, लेकिन उसने अपने दस्ताने पहनने की हिम्मत नहीं की। दस्ताने फिसल जाते, चाहे वे कितने भी तंग क्यों न हों। प्रेरणा कपड़े और फर त्वचा और पत्थर के बीच से गुजरते हैं और यहां पर यह उसे मार सकता है। उसका जला हुआ हाथ उस पर अकड़ रहा था और जल्द ही उसमें दर्द होने लगा। फिर उसने किसी तरह अपने अंगूठे के नाखून को चीर दिया और उसके बाद उसने जहां भी हाथ लगाया वहां खून के धब्बे छोड़ दिए। उसे उम्मीद थी कि चढ़ाई के अंत तक उसकी सभी उंगलियां अभी भी बची होंगी। वे ऊपर चढ़ते गए और ऊपर ऊपर और ऊपर। चट्टान की चांदनी दीवार पर काली परछाइयां रेंगती रहीं। दर्रे के तल पर कोई भी उन्हें आसानी से देख सकता था, लेकिन पहाड़ ने अपनी आग से उन्हें जंगली लोगों की नजरों से छिपा दिया। हालांकि वे अब पास थे, जॉन इसे महसूस कर सकता था। फिर भी उसने उन दुश्मनों के बारे में नहीं सोचा जो उसका इंतजार कर रहे थे। सभी अनजान, बल्कि विंटरफेल में अपने भाई के बारे में। ब्रैन को चढ़ाई करना बहुत पसंद था। काश मेरे पास उसकी हिम्मत का 10वां हिस्सा होता। दीवार बर्फीले पत्थर की टेढ़ी मेढ़ी दरार से 2/3 ऊपर तक टूटी हुई थी। स्टोन स्नेक ने उसे ऊपर चढ़ने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने फिर से अपने दस्ताने पहन लिए थे, इसलिए जॉन ने भी वैसा ही किया। रेंजर ने अपना सिर बाईं ओर घुमाया और वे दोनों शेल्फ पर 300 गज या उससे ज्यादा रेंगते हुए चले गए, जब तक कि वे चट्टान के किनारे से परे फीके नारंगी रंग की चमक नहीं देख पाए। जंगली लोगों ने दर्रे के सबसे संकरे हिस्से के ऊपर एक उथले गड्ढे में अपनी पहरेदारी की थी। सत्याश फिर टिकती थी।
जिसके नीचे एक सीधी ढलान थी और पीछे चट्टान थी जो उन्हें सबसे तेज हवा से बचाती थी। उसी हवा के अवरोध ने काले भाइयों को उनके कुछ फीट के भीतर रेंगने की अनुमति दी, अपने पेट के बल रेंगते हुए, जब तक कि वे उन लोगों को नहीं देख लेते जिन्हें उन्हें मारना था। एक सो रहा था, कसकर मुड़ा हुआ और खाल के एक बड़े टीले के नीचे दबा हुआ था। जॉन को उसके बालों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो आग की रोशनी में चमकीले लाल हो गए थे। दूसरा लपटों के करीब बैठा था, उन्हें टहनियां और शाखाएं खिला रहा था और कर्कश स्वर में हवा की शिकायत कर रहा था। तीसरा दर्रे को देख रहा था, हालांकि देखने के लिए बहुत कम था, केवल पहाड़ों के बर्फीले कंधों से घिरा हुआ अंधेरे का एक विशाल कटोरा। यह देखने वाला ही था जिसने सींग पहना हुआ था। 3 एक पल के लिए जिस पास जॉन अनिश्चित था, वहां केवल 2 ही होने चाहिए थे। हालांकि एक सो रहा था और चाहे 2 हों या 3 या 20, उसे अभी भी वही करना था जो वह करने आया था। स्टोनर स्नेक ने उसकी बांह को छुआ, सींग वाले जंगली की ओर इशारा किया। जॉन ने आग के पास वाले की ओर सिर हिलाया। उसे अजीब लगा एक आदमी को मारने के लिए चुनना। उसके जीवन के आधे दिन तलवार और ढाल के साथ बिताए गए थे, इस पल के लिए प्रशिक्षण लेते हुए। क्या रॉब को अपनी पहली लड़ाई से पहले ऐसा महसूस हुआ था? उसने सोचा, लेकिन सवाल पर विचार करने का समय नहीं था। स्टोनर स्नेक अपने नाम के समान ही तेज चला, कंकड़ की बारिश में जंगली लोगों पर छलांग लगाता हुआ। जॉन ने लांगक्लॉ को म्यान से बाहर निकाला और उसका पीछा किया। ऐसा लग रहा था कि यह सब एक ही पल में हो गया। बाद में जॉन जंगली आदमी के साहस की प्रशंसा कर सकता था, जिसने पहले अपने ब्लेड के बजाय अपने सींग को पकड़ा था। उसने इसे अपने होठों तक पहुंचाया, लेकिन इससे पहले कि वह इसे सुन पाता, स्टोनर स्नेक ने अपनी छोटी तलवार के एक वार से सींग को एक तरफ गिरा दिया। जॉन का आदमी अपने पैरों पर उछल पड़ा और उसके चेहरे पर जलती हुई आग की लपटों से वार किया। वह आग की लपटों की गर्मी महसूस कर सकता था क्योंकि वह पीछे हट गया था। अपनी आंख के कोने से उसने देखा कि सोए हुए आदमी में हलचल हो रही थी। और उसे पता था कि उसे अपने आदमी को जल्दी से खत्म करना होगा। जब आग की लपटें फिर से उठी तो उसने दोनों हाथों से अपनी तलवार घुमाते हुए उस पर हमला किया। वेलेरियन स्टील ने चमड़े, फर, ऊन और मांस को चीर दिया, लेकिन जब जंगली आदमी गिरा तो वह मुड़ गया, जिससे जॉन की मुट्ठी से तलवार छूट गई। जमीन पर सोए हुए आदमी ने अपने फर के नीचे बैठकर अपनी जान बचाई। जॉन ने अपनी डर्क को मुक्त कर दिया। मैं आदमी को बालों से पकड़ लिया और चाकू की नोक को उसकी ठुड्डी के नीचे घुसा दिया, क्योंकि वह अपने नहीं उसके तक पहुंचा। उसका हाथ जम गया। एक लड़की, एक चौकीदार, स्टोनर स्नेक ने कहा, एक जंगली, उसे खत्म कर दो। जॉन उसकी आंखों में डर और आग देख सकता था। खून उसके सफेद गले से नीचे बह रहा था, जहां उसकी डेर की नोक ने उसे चुभाया था। एक झटका और यह हो गया, उसने खुद से कहा। वह इतना करीब था कि वह उसकी सांसों में प्याज की गंध महसूस कर सकता था। वह मुझसे उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है। उसके बारे में कुछ ने उसे आर्या के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, हालांकि वे बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते थे। क्या तुम झुकोगी? उसने डर्क को आधा मोड़ देते हुए पूछा। और अगर वह नहीं झुकती? मैं झुकता हूं। उसकी बातें ठंडी हवा में भाप बन गईं। तो तुम हमारी बंदी हो। जॉन ने लड़की के बालों पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और वह उनसे दूर पीछे की ओर भागी। वह एक भालाधारी है। स्टोनर स्नेक ने अपने सोते हुए पर के पास पड़ी लंबी चौड़ी कुल्हाड़ी की ओर इशारा किया। जब तुमने उसे पकड़ा तो वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे आधा मौका दो और वह इसे तुम्हारी आंखों के बीच में गाड़ देगी। मैं उसे आधा मौका भी नहीं दूंगा। जॉन ने कुल्हाड़ी को लड़की की पहुंच से दूर फेंक दिया। क्या तुम्हारा कोई नाम है? इग्रीट। उसका हाथ उसके गले पर रगड़ा और खून से लथपथ हो गया। वह नमी को घूरती रही। अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए उसने लॉन्गक्लॉ को उस आदमी के शरीर से आजाद किया जिसे उसने मारा था। तुम मेरी बंदी हो इग्रीट। मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है। मैं जॉन स्नो हूं। वह चौंक गई। एक बुरा नाम, एक कमीना नाम से, उसने कहा। मेरे पिता विंटरफेल के लॉर्ड एडार्ड स्टार्क थे। लड़की ने उसे सावधानी से देखा, लेकिन स्टोनर स्नेक ने तीखी हंसी की। यह बंदी को ही सब कुछ बताना चाहिए, याद है? रेंजर ने एक लंबी शाखा को आग में डाल दिया। नहीं, वह ऐसा करेगी। मैंने जंगली लोगों को एक सवाल का जवाब देने से पहले अपनी जीभ काटते हुए देखा है। जब शाखा का सिरा खुशी से जलने लगा
तो उसने 2 कदम उठाए और उसे दर्रे के ऊपर फेंक दिया। यह रात भर घूमता रहा जब तक कि यह नजर से ओझल नहीं हो गया। तुम्हें उन्हें जला देना चाहिए जिन्हें तुमने मारा है, इग्रीट ने कहा। इसके लिए बड़ी आग की जरूरत है और बड़ी आग तेज जलती है। स्टोनस ने एक मुड़ा। उसकी आंखें किसी भी प्रकाश की चिंगारी के लिए काली दूरी को स्कैन कर रही थीं। क्या नजदीक में और भी जंगली जानवर हैं? बस इतना ही। उन्हें जला दो, लड़की ने जिद करके दोहराया। नहीं तो तुम्हें फिर से उन तलवारों की जरूरत पड़ सकती है। जॉन को मृत ओथोर और उसके ठंडे काले हाथ याद आए। शायद हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा वह कहती है। और भी तरीके हैं। स्टोनस ने उस आदमी के पास घुटने टेक कर बैठ गया जिसे उसने मारा था। उसका लबादा, जूते, बेल्ट और बनियान उतार दिया। फिर शरीर को एक पतले कंधे पर डाला और किनारे तक ले गया। उसे फेंकते हुए उसने गुर्राहट की। एक क्षण बाद उन्होंने अपने काफी नीचे एक गीली भारी थपकी सुनी। तब तक रेंजर ने दूसरे शरीर को खाल तक उतार लिया था और उसे बाजुओं से खींच रहा था। जॉन ने पैर लिए और साथ में उन्होंने मृत व्यक्ति को रात के अंधेरे में बाहर फेंक दिया। शायद 20 साल की, पर अपनी उम्र के हिसाब से छोटी, बंधी बंधी टांगों वाली, गोल चेहरा, छोटे हाथ और पग नाक वाली। उसके लाल बालों का झबरा गुच्छा हर तरफ फैला हुआ था। वहां दुबकी हुई वह मोटी लग रही थी, पर उसमें से ज्यादातर फर, ऊन और चमड़े की परतें थीं। इन सब के नीचे वह आर्या जितनी दुबली लग सकती थी। क्या तुम्हें हम पर नजर रखने के लिए भेजा गया था? जॉन ने उससे पूछा। तुम और दूसरे लोग। स्टोनस नेक ने आग पर अपने हाथ गर्म किए। दर्रे के उस पार क्या इंतजार कर रहा है? आजाद लोग। कितने? सैकड़ों और हजारों। जितना तुमने कभी देखा है उससे कहीं ज्यादा, कोआ। वह मुस्कुराई। उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे पर बहुत सफेद। उसे नहीं पता कि कितने। यहां क्यों आई हो? यह ग्रीट चुप हो गई। फ्रॉस्ट फैंग्स में ऐसा क्या है जो तुम्हारे राजा को चाहिए? तुम यहां नहीं रह सकते। यहां कोई खाना नहीं है। उसने अपना चेहरा उससे दूर कर लिया। क्या तुम्हारा मतलब दीवार पर मार्च करना है? कब? वह आग की लपटों को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे। क्या तुम मेरे चाचा बेनेजेन स्टार्क के बारे में कुछ जानते हो? इग्रीट ने उसे अनदेखा कर दिया। स्टोनस ने हंसा। अगर वह अपनी जीभ बाहर थूकती है तो मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। चट्टान से एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। शैडो कैट। जॉन को तुरंत पता चल गया। जैसे ही वह उठा, उसने एक और बिल्ली को करीब से सुना। उसने अपनी तलवार खींची और सुनने लगा। वे हमें परेशान नहीं करेंगे, इग्रीट ने कहा। वे मृतकों के लिए आए हैं। बिल्लियां 6 मील दूर से खून की गंध सूंघ सकती हैं। वे तब तक शवों के पास रहेंगी जब तक वे मांस का एक एक टुकड़ा खा न लें और हड्डियों को तोड़कर मज्जा न निकाल लें। जॉन चट्टानों से गूंजती उनकी खाने की आवाज सुन सकता था। इससे उसे बेचैनी महसूस हुई। आग की गर्मी ने उसे एहसास कराया कि वह कितना थका हुआ था, लेकिन वह सोने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने एक बंदी बना लिया था और उसकी रखवाली करना उसका काम था। क्या वे तुम्हारे रिश्तेदार थे? उसने उससे धीरे से पूछा। हमने जिन 2 को मारा, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। मैं? उसने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कहा था कि तुम विंटरफेल के बास्टर्ड थे। मैं हूं। तुम्हारी मां कौन थी? कोई महिला। उनमें से ज्यादातर महिलाएं होती हैं। किसी ने एक बार उससे ऐसा कहा था। उससे याद नहीं कि कौन था। वह फिर मुस्कुराई। उसके सफेद दांत चमक उठे। और उसने तुम्हें कभी विंटर रोज का गाना नहीं सुनाया? मैं अपनी मां को कभी नहीं जानती थी, या ऐसा कोई गाना। बेल द बार्ड ने इसे बनाया, यग्रीट ने कहा। वह बहुत समय पहले किंग बियॉन्ड द वॉल था। सभी आजाद लोग उसके गाने जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उन्हें दक्षिण में नहीं गाते हों। विंटरफेल दक्षिण में नहीं है, जॉन ने आपत्ति जताई। हाँ, यह है। दीवार के नीचे सब कुछ हमारे दक्षिण में है। उसने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि यह सब वहां है जहां आप खड़े हैं। हाँ, यग्रीट ने सहमति व्यक्त की। यह इन्हें हमेशा होता है। मुझे बताओ, जॉन ने उससे आग्रह किया। खोरीन के आने में कई घंटे लगेंगे और एक कहानी उसे जागृत रखने में मदद करेगी। मैं आपकी यह कहानी सुनना चाहता हूं। हो सकता है कि आपको यह ज्यादा पसंद ना आए। मैं इसे वैसे भी सुनूंगा। बहादुर काला कौआ, उसने मजाक किया। ठीक है, मुक्त लोगों का राजा बनने से बहुत पहले बेल एक महान लुटेरा था।
यह सब उस जगह पर भी है जहां आप खड़े हैं, इग्रीड ने कहा। विंटरफेल में स्टार्क बेल का सिर चाहता था, लेकिन कभी उसे नहीं ले सका और असफलता का स्वाद उसे परेशान कर रहा था। एक दिन अपनी कड़वाहट में उसने बेल को एक कायर कहा जो केवल कमजोरों का शिकार करता है। जब यह बात वापस पहुंची तो बेल ने भगवान को सबक सिखाने की कसम खाई। इसलिए उसने दीवार को फांद दिया, किंग्स रोड से नीचे उतरा और एक सर्दियों की रात हाथ में वीणा लेकर विंटरफेल में चला गया और खुद को स्कैगोस का सिगरेट नाम दिया। सिगरेट का मतलब पुरानी भाषा में धोखेबाज होता है, जिसे पहले लोग बोलते थे और दिग्गज अभी भी बोलते हैं। उत्तर हो या दक्षिण, गायकों का हमेशा स्वागत होता है। इसलिए बेल ने लॉर्ड स्टार्क की अपनी मेज पर खाना खाया और आधी रात बीत जाने तक लॉर्ड के लिए उनकी ऊंची सीट पर बजाया। उसने पुराने गाने बजाए और नए गाने उसने खुद बनाए थे और उसने इतना अच्छा बजाया और गाया कि जब उसने गाना समाप्त किया तो लॉर्ड ने उसे अपना इनाम खुद देने की पेशकश की। मैं बस एक फूल मांगती हूँ, बेल ने जवाब दिया। विंटरफेल के बगीचों में खिलने वाला सबसे सुंदर फूल। अब जैसा कि हुआ, सर्दियों के गुलाब अभी अभी खिले थे और कोई भी फूल इतना दुर्लभ या कीमती नहीं होता। इसलिए स्टार्क ने अपने कांच के बगीचों में भेजा और आदेश दिया कि गायक के भुगतान के लिए सर्दियों के सबसे सुंदर गुलाबों को तोड़ा जाए, और ऐसा ही किया गया। लेकिन जब सुबह हुई तो गायक गायब हो चुका था और लॉर्ड ब्रैंडन की कुंवारी बेटी भी गायब हो गई थी। उसका बिस्तर उन्हें खाली मिला, लेकिन उस हल्के नीले गुलाब को छोड़ दिया जिसे बेल ने उसके सिरहाने तकिए पर छोड़ दिया था। जॉन ने यह कहानी पहले कभी नहीं सुनी थी। यह कौन सा ब्रैंडन था? ब्रैंडन द बिल्डर बेल से हजारों साल पहले नायकों के युग में रहता था। ब्रैंडन द बर्नर और उसके पिता ब्रैंडन द शिपराइट थे, लेकिन यह ब्रैंडन द डॉटरलेस था, यग्रीड ने तीखी आवाज में कहा। क्या आप कहानी सुनेंगे या नहीं? वह क्रोधित हो गया। आगे बढ़ो। लॉर्ड ब्रैंडन के कोई और बच्चे नहीं थे। उनके कहने पर सैकड़ों की संख्या में काले कौवे अपने महलों से उड़ गए, लेकिन कहीं भी उन्हें बेल या इस नौकरानी का कोई निशान नहीं मिला। लगभग 1 साल तक उन्होंने खोज की, जब तक कि लॉर्ड ने हिम्मत नहीं हारी और बिस्तर पर लेट गए। और ऐसा लगा जैसे स्टार्क्स की वंशावली खत्म होने वाली है। लेकिन एक रात जब वह मरने का इंतजार कर रहे थे, लॉर्ड ब्रैंडन ने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। उन्होंने आवाज का पीछा किया और अपनी बेटी को अपने शयन कक्ष में वापस पाया। एक बच्चे के साथ सो रही थी। बेल उसे वापस ले आई थी? नहीं, वे पूरे समय विंटरफेल में रहे थे, महल के नीचे मृतकों के साथ छिपे रहे। नौकरानी बेल से इतना प्यार करती थी कि उसने उसके लिए एक बेटा पैदा किया, गीत कहता है। हालांकि सच कहा जाए तो सभी नौकरानियां बेल द्वारा लिखे गए गीतों में उससे प्यार करती हैं। जो भी हो, यह तय है कि बेल ने उस गुलाब के भुगतान के लिए बच्चे को छोड़ दिया था जिसे उसने बिना पूछे तोड़ा था, और यह लड़का अगला लॉर्ड स्टार्क बना। तो यह है तुम्हारे अंदर बेल का खून है, मेरे से आदि वहां आए में है, मेरे जैसा ही। ऐसा कभी नहीं हुआ, जॉन ने कहा। उसने कंधे उचका दिए। हो सकता है कि हुआ हो सकता है कि नहीं हुआ हो। हालांकि यह एक अच्छा गीत है। मेरी माँ मेरे लिए इसे गाती थी। वह भी एक महिला थी, जॉन स्नो, तुम्हारी तरह। उसने अपना गला रगड़ा दिप्नो को, जहां उसके डर्क ने उसे काटा था 30 साल बाद, जब बेल दीवार के पार का राजा था और मुक्त लोगों का नेतृत्व कर रहा था। तो युवा लॉर्ड स्टार्क उससे फ्रोजन फोर्ड में मिले और उसे मार डाला, क्योंकि बेल अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब वे तलवार से तलवार मिलेंगे। इसीलिए बेटे ने पिता को मार डाला, जॉन ने कहा। हाँ, उसने कहा, लेकिन देवता रिश्तेदारों को मारने वालों से नफरत करते हैं, तब भी जब वे अनजाने में मार देते हैं। जब लॉर्ड स्टार्क युद्ध से लौटे और उनकी मां ने उनके भाले पर बेल का सिर देखा, तो उन्होंने अपने दुख में खुद को एक टावर से फेंक दिया। उसका बेटा उससे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा। उसके एक स्वामी ने उसकी खाल छीलकर उसे एक लबादा बना लिया। तुम्हारा बेल झूठा था, उसने उससे कहा। अब निश्चित हो गया था। वह उससे दूर हो गई, अपनी आंखें बंद कर ली। आय हाने, और ऐसा लगा जैसे वह सो रही हो। डॉन और खोरिन हाफहैंड एक साथ पहुंचे। काले पत्थर भूरे हो गए थे और पूर्वी आकाश नीला हो गया था। जब स्टोनर स्नेक ने नीचे रेंजरों को देखा तो वो देखा जो ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। जॉन ने अपने बंदी को जगाया और उसे हाथ से पकड़ लिया, क्योंकि वे उनसे मिलने के लिए नीचे उतरे। शुक्र है, पहाड़ से उत्तर और पश्चिम की ओर एक और रास्ता था,
जिस रास्ते से वे यहां आए थे उससे कहीं ज्यादा नरम रास्ते पर। वे एक संकरी घाटी में इंतजार कर रहे थे जब उनके भाई दिखाई दिए, अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए। घोस्ट ने उन्हें पहली बार देखते ही दौड़ लगा दी। जॉन ने अपने हाथ आगे पीछे खींचते हुए डायर वुल्फ को अपनी कलाई के चारों ओर अपने जबड़े बंद करने देने के लिए बैठ गया। यह एक खेल था जो वे खेलते थे, लेकिन जब उसने नजर उठाई तो उसने देखा कि यह ग्रीट मुर्गी के अंडों की तरह चौड़ी और सफेद आंखों से देख रही थी। खोरिन हाफ हैंड ने कैदी को देखकर कोई टिप्पणी नहीं की। 3 थे, स्टोन स्नैक ने उससे कहा। उससे ज्यादा नहीं, हमने 2 को पार किया, एबेन कहा। या बिल्लियों ने उनमें से क्या छोड़ा था? उसने लड़की को खराब निगाहों से देखा। उसके चेहरे पर संदेह साफ था। उसने हार मान ली। जॉन को कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। खोरिन का चेहरा भावहीन था। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? खोरिन हाफ हैंड। लड़की उसके बगल में आधी बच्ची लग रही थी, लेकिन उसने उसका सामना साहसपूर्वक किया। मुझे सच बताओ, अगर मैं तुम्हारे लोगों के हाथों में पड़ गई और आत्मसमर्पण कर दिया तो इससे मुझे क्या मिलेगा? किसी और तरीके से धीमी मौत। बड़े रेंजर ने जॉन की ओर देखा। हमारे पास उसे खिलाने के लिए भोजन नहीं है, न ही हम उसकी देखभाल के लिए किसी आदमी को छोड़ सकते हैं। हमारे सामने का रास्ता काफी खतरनाक है बेटा, स्क्वायर डेलब्रिज ने कहा। जब हमें मौन की आवश्यकता होती है तो एक चिल्लाहट और हम में से हर आदमी बर्बाद हो जाता है। एबेन ने अपना खंजर निकाला। एक स्टील का चुंबन उसे चुप कर देगा। जॉन का गला रुंध गया था। उसने उन सभी को असहाय रूप से देखा। उसने खुद को मेरे हवाले कर दिया। तो आपको वह करना होगा जो करने की आवश्यकता है, खोरिन हाफ हैंड ने कहा। आप विंटरफेल के खून और नाइट वॉच के आदमी हैं। उसने दूसरों को देखा। आओ भाइयों, उसे छोड़ दो। अगर हम नहीं देखेंगे तो उसके लिए यह आसान होगा। और वह उन्हें खड़ी घुमावदार पगडंडी पर सूरज की पीली गुलाबी चमक की ओर ले गया, जहां यह एक पहाड़ की दरार से टूट गया। और बहुत देर से केवल जॉन और घोस्ट जंगली लड़की के साथ रह गए। उसने सोचा कि एग्रीड भागने की कोशिश कर सकती है, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मेंस तुम्हें ले जाएगा। गुप्त तरीके हैं। वे कौवे हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। मैं भी उतना ही कौवा हूं जितना वे हैं, जॉन ने कहा। उसने सिर हिलाया, हार मान ली। क्या तुम मुझे जला दोगे बाद में? मैं नहीं जला सकता, धुआं दिखाई दे सकता है। ऐसा ही है। उसने कंधे उचका दिए। ठीक है, छाया बिल्ली के पेट से भी बदतर जगहें हैं। उसने लॉन गक्लॉ को कंधे पर खींच लिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कल रात मुझे डर लगा था, उसने स्वीकार किया। लेकिन अब सूरज उग चुका है। उसने अपनी गर्दन को नंगा करने के लिए अपने बालों को एक तरफ धकेला और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। कौवा, जोर से और सही से वार करो, नहीं तो मैं वापस आऊंगी और तुम्हें परेशान करूंगी। लॉन गक्लॉ अपने पिता की मोई आइस जितनी लंबी या भारी तलवार नहीं थी, लेकिन फिर भी यह वेलेरियन स्टील की थी। उसने ब्लेड के किनारे को छुआ ताकि यह चिन्हित किया जा सके कि वॉर कहां पड़ना चाहिए। और यह ग्रीट कांप उठी। यह ठंडा है, उसने कहा। चलो जल्दी करो। उसने लॉन गक्लॉ को अपने सिर के ऊपर उठाया, दोनों हाथों से पकड़ को कसकर पकड़ लिया। एक बार मेरे पूरे वजन के साथ। वह उसे कम से कम एक त्वरित साफ मौत दे सकता था। वह अपने पिता का बेटा था, है ना? है ना? करो। उसने एक पल के बाद उससे आग्रह किया। कमीने, करो। मैं हमेशा बहादुर नहीं रह सकती। जब वार नहीं पड़ा तो उसने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमा लिया। जॉन ने अपनी तलवार नीचे कर ली। वह चली गई। संसद दक्षिणी आकाश धुएं से काला हो गया था। यह सैकड़ों दूर की आग से घूमता हुआ ऊपर उठा। इसकी कालिक भरी उंगलियां सितारों को धुंधला कर रही थीं। ब्लैक वाटर रश के पार रात में क्षितिज से क्षितिज तक आग की एक रेखा जलती थी, जबकि इस तरफ शैतान ने पूरे नदी के किनारे को जला दिया था। गोदी और गोदाम, घर और वेश्यालय, शहर की दीवारों के बाहर सब कुछ। रेड कीप में भी हवा में राख का स्वाद था। जब संसा ने गॉडवुड की शांति में सर डोंटोस को पाया तो उसने पूछा कि क्या वह रो रही थी। यह केवल धुएं से है, उसने झूठ बोला। ऐसा लग रहा है जैसे कि आधा किंग्सवुड जल रहा है। लॉर्ड स्टैनिस शैतान के बर्बर लोगों को धुएं से बाहर निकालना चाहते हैं। डोंटोस ने बोलते हुए एक हाथ चेस्टनट के पेड़ के तने पर रखा। शराब के दाग ने उसके अंगरखे के लाल पीले रंग को फीका कर दिया। वे उसके स्काउट्स को मार देते हैं और उसके बैगेज ट्रेन पर छापा मारते हैं, और जंगली लोग आग भी जला रहे हैं। इम्प ने रानी से कहा कि स्टैनिस को अपने घोड़ों को राख खाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।
क्योंकि उसे घास का कोई पत्ता नहीं मिलेगा। मैंने उसे ऐसा कहते सुना। मैं मूर्ख की तरह हर तरह की बातें सुनता हूं जो मैंने शूरवीर होने के दौरान कभी नहीं सुनी। वे ऐसे बात करते हैं जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। और ठीक, वह उसके करीब झुका, अपनी शराबी सांस सीधे उसके चेहरे पर फूंकते हुए। मकड़ी किसी भी छोटी सी बात के लिए सोने में भुगतान करती है। मुझे लगता है कि मून